हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 अपन इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो अपने नोट से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और जो बेसिक कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो अपन को बुक से रेफ़र करने होंगे वो अपन बुक से भी रेफ़र करेंगे। और आपको जो है मैं बता दूँ कि नोट्स मैंने इतने समराइज वे में जो यहाँ पर बना रखे हैं, यानी कि मैंने जो भी बुक की लैंग्वेज है उसको एक तरह से अपने वर्ड्स में जो यहाँ पर लिखकर, हिंदी में लिखकर जो यहाँ पर उसको कंसोलिडेट कर रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी पढ़ोगे इसको, ठीक है, वीडियो आपने चाहे से कभी भी देखी हो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अगर आप पढ़ोगे तो आप जो है पूरा इस हिंदी में पढ़ के जो उसको कवर कर पाओगे। इस तरह से मैंने ये जो है नोट्स यहाँ पर बना रखे हैं। अब बात कर लेते हैं अपन कि चैप्टर को अपन कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले मैं आपको दे देता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 में अपन क्या करेंगे, जो सेक्शंस हैं, ठीक है, कुछ सेक्शंस जो यहाँ पर जो चैप्टर 1 है उसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में कवर किए गए हैं, चैप्टर 3 में भी ऐसे ही किया गया, चैप्टर 4 में भी ऐसे ही किया गया। तो अपन क्या करेंगे, सेक्शन वाइज चलते हुए चलेंगे। और चैप्टर में अगर आप देखोगे बीच बीच में कुछ जो यहाँ पर अननेसेसरी पॉइंट आएंगे, यानी कि जिसमें बिना मतलब कि जो यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, तो उस डिटेल्स को जो यहाँ पर इग्नोर करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। और उसी तरह से मैं आपको जितना समराइज वे में हो सकता है, ठीक है, जितना कम टाइम में हो सकता है, मैं आपको चैप्टर 2 यहाँ पर करवा के दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो चैप्टर 1 में अपन ने देखा था कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो यहाँ पर डिफरेंट मेथड होते हैं। ठीक है, 5 तरह के मेथड जो यहाँ पर अपन ने वहाँ पर देखे थे, जिसमें सबसे पहला अपने आता है यहाँ पर आर्बिट्रेशन वाला मेथड। ठीक है, तो चैप्टर 2 में जो है इसी को एलिब्रेट करके जो यहाँ पर आर्बिट्रेशन मेथड यहाँ पर अपने बताया गया है। बोला गया है कि फंडामेंटल्स ऑफ आर्बिट्रेशन क्या क्या होते हैं अगर आप आर्बिट्रेशन वाली प्रोसेस एज ए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले जनरल प्रोविज़न यहाँ पर बताया गया है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, अगर आप आर्बिट्रेशन करना चाहते हो तो उसकी प्रोसेस क्या है, उसके बेसिक फीचर्स क्या है, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स आपको उसमें मिलेंगे, उसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ वगैरह जो है इन्वॉल्व होगी, वो चीज़ अपन यहाँ पर देखेंगे। और अगर आप आर्बिट्रेशन करना चाहते हो तो उससे पहले एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, उसके जनरल पर्पस अपन देखेंगे, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, वैलिड आर्बिट्रेशन कब माना जाएगा वो चीज़ अपन देखेंगे। और अगर आप बीच में ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाहते हो तो उसका टर्मिनेशन का प्रोसेस भी अपन यहाँ पर देखेंगे, मतलब किस किस वजह से जो यहाँ पर वो टर्मिनेट हो सकता है। कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, मतलब अगर आप आर्बिट्रेशन करना चाहते हो तो उसकी प्रोसीडिंग्स किस प्रकार से चलेगी, उसके परक्यूजिट्स वगैरह क्या होंगे, वो चीज़ अपन देखेंगे। मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन प्रोसीडिंग, मतलब आर्बिट्रेशन अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हो एग्रीमेंट को, ठीक है, तो उसके जो यहाँ पर क्या क्या अवार्ड होंगे। अवार्ड क्या होता है, अवार्ड बेसिकली एक तरह से डिसीजन होता है। अपन नॉर्मल टर्म्स में तो उसको डिसीजन कहते हैं, पर इसको आर्बिट्रेशन में अवार्ड के तौर पर यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, वो चीज़ आगे अपन जो है डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसका अलग से एक पॉइंट दिया हुआ है। बोला गया है कि रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रेशन अवार्ड, मतलब आप अपील अगर करना चाहते हो आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट तो वो जो यहाँ पर कैसे आप कर सकते हो। और फाइनलिटी, मतलब जो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो यहाँ पर कब फाइनल हो जाएगा वो चीज़ें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये है कुछ चैप्टर का ओवरव्यू जिसमें अपने देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की। तो नोट्स पर सबसे पहले अपन चलते हैं। देखिए, फंडामेंटल्स जो चैप्टर का ओवरव्यू है मैंने आपको यहाँ पर कवर करा ही दिया है। अब बात करें यहाँ पर सेक्शन 2 की, 2 सबसेक्शन 1 की, तो उसमें यहाँ पर डेफिनेशंस दी हुई है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के, जिसमें जो पूरे चैप्टर में यहाँ पर यूज़ होने वाली है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 से लेकर 2 का सबसेक्शन 9 में इसका पूरा स्कोप बताया गया है कि आर्बिट्रेशन में क्या क्या जो यहाँ पर कवर होता है। वो सारा स्कोप जो है एक बार अपन इस PDF से कवर कर लेते हैं। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले अपन सेक्शन 2 को कवर करने वाले हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि कुछ आपको लैंग्वेज अननेसेसरी यहाँ पर दी हुई है, तो अपन मेन पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनरल प्रोविज़न क्या है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। तो आर्बिट्रेशन का जो डेफिनेशन है वो तो अपन सेक्शन 2 के कुछ आगे सबसेक्शंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्बिट्रेशन के अपन जो यहाँ पर कुछ फीचर्स वगैरह पढ़ लेते हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि आपको जो पार्टीज़ रहती है, ठीक है, जो भी आर्बिट्रेशन करवाना चाहती है, उनको जो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर जो प्रोसीजर्स
अडॉप्ट करने हैं वो जो यहाँ पर अडॉप्ट कर सकती है, कोई भी प्रोसीजर जो अपने हिसाब से वो बना सकती है या फिर अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। आगे क्या बोला गया कि जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ है उनको चॉइस रहता है कि वो जो है अपने हिसाब से जो भी डिसीजन मेकर होगा, जो एक मेन होगा जो यहाँ पर डिसीजन देगा, उसको जो है डिसाइड करने का अधिकार जो यहाँ पर पार्टीज़ के पास होगा। और जो भी यहाँ पर मुद्दा जो यहाँ पर आर्बिट्रेशन में किया जाएगा उसको एक प्राइवेट रखा जाएगा, प्राइवेसी के तौर पर रखा जाएगा और कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, मतलब किसी और के साथ जो यहाँ पर शेयर नहीं किया जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी होगी जो आर्बिट्रेशन में इंक्लूड नहीं है उसके साथ वो शेयर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और जो भी यहाँ पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फिर आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन यहाँ पर देगा वो ही फाइनल डिसीजन होगा, वही पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग डिसीजन होगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस अपन यहाँ पर देख लेते हैं इस चार्ट के थ्रू, जिसमें सबसे पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी जो डिसीजन करेगा वो जो है अपॉइंट किया जाएगा पार्टीज़ के द्वारा। अब ये पार्टीज़ कितनी भी हो सकती है, दो पार्टीज़ हो सकती है, और ये जो आर्बिट्रेटर यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा वो कितने भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो देखिए अपॉइंटमेंट बाय पार्टीज़ ने जो क्या किया है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फिर आर्बिट्रेटर को जो यहाँ पर अपॉइंट कर दिया है। अब वो क्या करेगा, एडजुडिकेशन करेगा और आर्बिट्रल अवार्ड देगा, प्रोसीडिंग्स वगैरह चलेगी, उसके बेसिस पर वो आर्बिट्रल अवार्ड दे देगा। और ये जो डिसीजन होगा वो पार्टी 1 पे भी सेम तरह से एप्लीकेबल होगा और पार्टी 2 पर भी सेम तरह से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होता है आर्बिट्रेशन का जो अपन यहाँ पर समझ लिया। अब बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, आर्बिट्रेशन करने से पहले जो आपको एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो यहाँ पर होना चाहिए, जिसमें एग्रीमेंट क्या बताएगा आपको कि पार्टी ए और पार्टी बी जो यहाँ पर आर्बिट्रेशन करने के लिए तैयार है, मतलब ये जो डिस्प्यूट यहाँ पर वो रिजॉल्व करने वाले हैं, तो वो डिस्प्यूट जो यहाँ पर आर्बिट्रेशन के थ्रू ही वो यहाँ पर रिजॉल्व करना चाहते हैं, ये उनको कंसेंट यहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर दोनों की कंसेंट नहीं है, एक की ही कंसेंट है, तो यहाँ पर आर्बिट्रेशन यहाँ पर नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट हैपन विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ जो भी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है उन दोनों पार्टीज़ को जो यहाँ पर कंसेंट देना ज़रूरी है। और जब भी अपन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एंटर करेंगे अपन को ये कंसिडर करना है कि उन दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अब ये लीगल रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे कि एक सेलर होता है, एक परचेज़र होता है। ठीक है, सेलर सेल करता है अपने गुड्स परचेज़र को, तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर एक लीगल रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, ये इसको यहाँ पर गुड्स वगैरह पे करता है, ये इसको मनी पे करता है। ठीक है, तो इनके बीच में एक लीगल रिलेशन हो गया कि अगर कुछ भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो वो जो परचेज़र यहाँ पर सेलर को स्यू कर सकता है, या फिर सेलर परचेज़र ने जो यहाँ पर पैसे नहीं दिए तो सेलर उसको स्यू कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से लीगल रिलेशनशिप दोनों के बीच में होना चाहिए। अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल हो या नहीं हो, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने लिख लिया कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं इसको स्यू कर दूँगा, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं है तो भी उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू अपन रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर एग्रीमेंट में अगर पहले से लिखा हुआ है तो उसको अपन आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला गया कि सिर्फ अपन को एक लीगल रिलेशनशिप देखना है कि एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, चाहे से पहले से ही वो बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हो या नहीं लिखी गई हो कि हम आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है आर्बिट्रेटर। तो मैंने आपको बताया था अभी कि जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाता है आर्बिट्रेटर, जिसको अपन ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं, उसको जो अपन आर्बिट्रेटर कहते हैं। ठीक है, सेम तरह से अगर आप देखोगे कोर्ट में जो जज होता है जो मेन डिसीजंस वगैरह देता है, तो वैसे ही आर्बिट्रेटर को अपन एज ए जज के तौर पर अपन मानते हुए चलते हैं। और इसमें जो यहाँ पर जो आर्बिट्रेटर को जो पावर्स दी गई सेम एज जज ऑफ कोर्ट के जैसे यहाँ पर पावर्स उसको प्रोवाइड की गई है। और जो भी यहाँ पर आर्बिट्रेटर बनेगा उसको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, कोई भी पार्शियलिटी वो नहीं कर सकता, और जो है किसी भी पार्टी को यहाँ पर फेवर नहीं कर सकता। ठीक है, एक तरह से न्यूट्रल रहकर उसको सारे डिसीजन मेकिंग वगैरह करनी है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रघु और समीर के बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट अराइज हुआ है। अब ललित को जो अपॉइंट किया गया है आर्बिट्रेटर के तौर पर, तो आगे क्या करेंगे, रघु अगर फाउंड करता है कि वो रघु फाउंड दैट ललित इज़ कज़न ऑफ समीर, मतलब एक तरह से क्या हो गया, उन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। तो एक तरह से क्या हो गया यहाँ पर, जो वो इम्पार्शियल होता, वो किसी का फेवर नहीं कर सकता था, तो यहाँ पर फेवर जो है यहाँ पर वो ललित का कर सकता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में यहाँ पर कज़न का रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह का यहाँ पर रिलेशन होता है या फिर कोई भी पार्टी को अगर वो फेवर करता है तो वो आर्बिट्रेटर यहाँ पर नहीं हो सकता। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, इस पर अपन बात करते कि किस जगह यहाँ पर जो डिस्प्यूट है अपन रिजॉल्व करेंगे,
ये पूरी तरह से पार्टीज़ के ऊपर होता है। वो चाहे तो कहीं भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करने के लिए किसी भी प्लेस को यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। बेसिकली अपन कोर्ट में अगर अपन जाते हैं, ठीक है, कोर्ट में, तो कोर्ट में अपन को सिर्फ वहीं पर ही जाकर उस डिस्प्यूट के बारे में सुनवाई वगैरह का मौका मिलता है। पर आर्बिट्रेशन में अपने पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है कि पार्टी चाहे तो कोई और जगह जो यहाँ पर डिसाइड कर सकती है, ठीक है, जो भी उनको अच्छा लगे। तो पार्टीज़ अपने मर्जी से जो है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइड कर सकती है, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, नॉर्मल एग्जांपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। ऑटोनॉमी ऑफ पार्टीज इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनलिटी ऑफ आउटकम, जो भी यहाँ पर डिसीजन अपन लेंगे उसको अपन सबसे पहले आर्बिट्रल अवार्ड कहेंगे। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया शायद, ठीक है, कि जो भी आर्बिट्रेटर यहाँ पर डिसीजन देगा वही जो यहाँ पर फाइनल एंड बाउंडिंग होगा और दोनों पार्टीज़ को जो है वही मानना पड़ेगा। डिसीजन यहाँ पर आर्बिट्रेटर देगा या फिर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल देगा, वही जो यहाँ पर फाइनल एंड बाउंडिंग होता है। ये अपन अपने अब ये पढ़ा था। पर इस डिसीजन के अगेंस्ट अपन कब जा सकते हैं? जब अपन को ये लगे कुछ ग्राउंड्स पर कि जो डिसीजन दिया गया है वो इनवैलिड है, यानी कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पार्टीज़ के बीच में हुआ था वो ही इनवैलिड है, या पार्टी जो यहाँ पर इनकैपेसिटी में थी कि वो आर्बिट्रेशन नहीं कर सकती थी, या फिर अपन ये थर्ड ग्राउंड भी लगा सकते हैं कि जो आर्बिट्रेटर था जिसने डिसीजन दिया था वो किसी के अगेंस्ट जो यहाँ पर बायस था, ठीक है, वो किसी के अगेंस्ट बायस था और उसने जो यहाँ पर अनफेयर प्रोसेस वगैरह उसके थ्रू जो यहाँ पर डिसीजन दिया है, या फिर उसने इम्पार्शियलिटी की है। तो इस बेसिस पर जो अपन जो आउटकम है अपना, यानी कि जो आर्बिट्रेशन डिसीजन है उसके अगेंस्ट अपन जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात की गई है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो भी बातचीत यहाँ पर होगी, आर्बिट्रेटर होगा, पार्टीज़ होगी, उनके बीच में ही वो बातचीत यहाँ पर रहनी चाहिए। कोई भी थर्ड पार्टी अगर आप उसको जो है ये इन्फॉर्मेशन बताते हो कि ये मुद्दा चल रहा है आर्बिट्रेशन में इन पार्टीज़ के बीच में, तो ये जो यहाँ पर बिल्कुल प्रोहिबिटेड किया गया है। यानी कि आप किसी थर्ड पार्टी से जो यहाँ पर आर्बिट्रेशन के बारे में जो है अपन अपनी बातें जो यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। जो भी आर्बिट्रेशन किया जाना है वो जो है प्राइवेट रहेगा, किस के बीच में? आर्बिट्रेटर के बीच में और पार्टीज़ के बीच में, क्योंकि तीनों पार्टीज जो है आर्बिट्रेशन में इंक्लूड होगी या फिर इन्वॉल्व होगी, ठीक है। आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कोर्ट होता है उसमें एक जज जो यहाँ पर डिसीजन देता है, तो डिसीजन जो देता है उसको अपन नॉर्मल टर्म्स में तो डिसीजन कहते हैं, पर आर्बिट्रेशन में अगर आप देखोगे जो डिसीजन दिया जाता है उसको अपन आर्बिट्रल अवार्ड का यहाँ पर नाम सीधा सा दे देते हैं। नेक्स्ट बात की गई जो इंटरनेशनल आर्बिट्रल अवार्ड होते हैं उनका एनफोर्समेंट कैसे होता है। तो ये पूरा जो है कोर्ट पे डिसाइड करता है, ठीक है, वो अपन आगे डिटेल से भी पढ़ने वाला है। अब कुछ डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन के बीच में। तो आर्बिट्रेशन का प्लेस जो यहाँ पर कोर्ट में ही, लिटिगेशन जो भी होता है यहाँ पर वो कोर्ट में ही पूरा किया जाता है। पर आर्बिट्रेशन अगर आप देखोगे तो पार्टीज़ अपने हिसाब से जो है कोई भी प्लेस जो यहाँ पर चूज़ कर सकती है अपॉइंटमेंट में, कि जो भी लिटिगेशन वगैरह प्रोसेस की जाती है उसमें एक जज अपॉइंट किया जाता है जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पर आर्बिट्रेशन में अगर आप देखोगे तो आर्बिट्रेटर को जो है पार्टीज़ के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रोसीजर जो यहाँ पर लिटिगेशन में पहले से ही फिक्स है, डिटरमाइंड है, रूल्स वगैरह पहले से यहाँ पर लिए हुए हैं, यानी कि कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर यहाँ पर सीधा सा अप्लाई हो जाता है। पर मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्रेशन में जो है फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि पार्टीज़ पर कि वो अपने हिसाब से जो है प्रोसीजर्स वगैरह चूज़ कर सकती है। कॉन्फिडेंशियलिटी अभी अपन ने पढ़ा ही है कि इसमें जो यहाँ पर कोई मैटर जो है, जितने भी मैटर है आर्बिट्रेशन में पार्टीज़ के बीच में जो यहाँ पर रखे जाएंगे, किसी भी अदर पर्सन को जो यहाँ पर शेयर नहीं किया जाएगा। पर अगर आप देखो कि लिटिगेशन तो वो जनरली कोर्ट में होते हैं, पब्लिक के साथ होते हैं, ठीक है, पर पब्लिक भी जो यहाँ पर बैठी रहती है, तो ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियलिटी वाला मुद्दा जो यहाँ पर लिटिगेशन में नहीं आता है। इसमें किस ग्राउंड पर आप अपील कर सकते हो? तो कोर्ट डिसीजन आर सब्जेक्ट टू न्यूमरस अपील्स। वहीं पर अगर आप देखोगे आर्बिट्रल अवार्ड जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है ऑन वेरी लिमिटेड ग्राउंड, ठीक है। लिमिटेड ग्राउंड जो है अपन ने ऊपर देखे थे कि किस ग्राउंड पे अपन अपील कर सकते हैं, पर जो कोर्ट लिटिगेशन वगैरह उसमें अपील किया जा सकता है। फॉरेन मैटर्स यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है एनफोर्स करना फॉरेन मैटर्स को, पर यहाँ पर जो है फॉरेन जो डिसीजंस होते हैं, जैसे अभी अपन ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस करते हुए हैं कि फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड जो है यहाँ पर उसको कोर्ट जो यहाँ पर जो है एनफोर्स किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा अगर वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मुश्किलें हैं और इसमें जो आसानी है कि यहाँ पर
एनफोर्समेंट हो सकता है फॉरेन मैटर्स का। ठीक है, इसी तरह से अपन ने कंप्लीट कर दिया है। कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर अपन देखेंगे सेक्शन 2 की। सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेशन के बारे में। तो आर्बिट्रेशन मैंने आपको बताया था कि कोई परमानेंट आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कुछ यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो वेदर और नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। सेकंड बात की थी अपन ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। तो मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज़ को एग्री करना पड़ेगा कि हम जो मैटर रिजॉल्व करना चाहते हैं वो आर्बिट्रेशन के थ्रू ही करना चाहते हैं। अगर एक भी पार्टी मना करती है तो आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता, दोनों पार्टीज़ को जो यहाँ पर सहमति देनी होगी, यानी कि कंसेंट देनी होगी। थर्ड होता है आर्बिट्रल अवार्ड, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी डिसीजन वगैरह जो आर्बिट्रेटर देगा वो जो यहाँ पर आर्बिट्रल अवार्ड में अपन इंक्लूड करेंगे। इसमें इंटरिम अवार्ड भी अपन इंक्लूड करते हैं, वो आगे अपन देखेंगे। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ऐसा आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन होता है जो डिज़ाइन बाय द सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल क्या होता है? इसका मतलब है एक सोल आर्बिट्रेटर या फिर पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर, जिसमें एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर होते हैं। ठीक है, कोर्ट मीन्स ये कोर्ट की डेफिनेशन आपको दी गई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। इसके बाद इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, वो भी जो है आप एक बार रीड आउट करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये टर्म्स अपन को दी हुई है जो आगे अपन देखने वाले हैं। इसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ सकते हो। पार्टी का मीन जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो भी दोनों पार्टीज़ होती है जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है, वो चीज़ यहाँ पर पार्टीज़ होती है। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब यहाँ पर जो भी इस एक्ट के अंदर रूल दिए हुए हैं, रेगुलेशन वगैरह अपन को दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने डेफिनेशन वाला यहाँ पर कवर किया है। अब अपन स्कोप को देखेंगे। ठीक है, स्कोप को भी अगर आप एक छोटा सा रीड मार लो तो यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट में अपने पास टाइम बचता है तो अपन वहाँ पर पहुँचेंगे। अब अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, जहाँ से अपना जो नोट्स वाला पोर्शन है वो भी स्टार्ट होगा। तो मैं नोट्स पे आ जाता हूँ। देखिए सेक्शन 3 में क्या बोला गया है? देखिए, रिसिप्ट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन सेक्शन 3। तो बोला गया है कि जब भी पार्टीज़ के द्वारा एग्रीड, मतलब अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टी, जब तक पार्टीज़ एग्री ना हो, ठीक है, उसके अलावा एक रिटर्न कम्युनिकेशन जो है तभी अपन मानेंगे जब एड्रेसी को वो डिलीवर होगा। अभी रिटर्न कम्युनिकेशन अपन क्यों कर रहे हैं? एक मैंने आपको बताया था अभी कि दोनों पार्टीज़ की कंसेंट चाहिए। तो एक पार्टी क्या करेगा कि वो बताएगा दूसरी पार्टी को कि हमें जो मुद्दा है, हमारा जो डिस्प्यूट है, वो आर्बिट्रेशन के थ्रू हमें रिजॉल्व करवाना है। तो एक पार्टी क्या करेगा? ठीक है, अपनी इच्छा जाहिर करेगा दूसरे को। तो उस जो इच्छा जाहिर करने का जो तरीका है उसको ही अपन रिटर्न कम्युनिकेशन का यहाँ पर नाम देंगे। तो ये बोला गया कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज़, एक रिटर्न कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा जब वो एड्रेस को, यानी कि दूसरी पार्टीज़ को एड्रेस या फिर डिलीवर्ड होगा पर्सनली। अब वो पर्सनली कैसे होगा? या तो उसके POB पर, यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस पर, या फिर उसके रेजिडेंशियल एड्रेस पर। उसको अगर अपन डिलीवर कर देते हैं वो रिटर्न कम्युनिकेशन, तो उसको डिलीवर यहाँ पर मान लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि पॉइंट A वाली चीज़, यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो अपन को पता नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं? उसके लास्ट नोन एड्रेस पर भी उस रिटर्न कम्युनिकेशन को यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, तभी जो यहाँ पर वो डीम डिलीवर जो है माना जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि जिस दिन भी वह सामने वाली पार्टी को डिलीवर हो जाएगा नहीं, जिस दिन वो डिलीवर किया गया है उसी दिन से वो डीम डिलीवर यहाँ पर मान लिया जाएगा। मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो रिटर्न कम्युनिकेशन भेज रही है, अब जिस दिन वो भेजेगी, ये मतलब नहीं करता कि उसको कब रिसीव हुआ है, जिस दिन वह भेज रही है उसी दिन से जो है उसको डिलीवर अपन मान लेंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? जुडिशियल अथॉरिटी से रिलेटेड एक रिटर्न कम्युनिकेशन पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। जो भी जुडिशियल अथॉरिटी है उससे रिलेटेड जो भी जुडिशियल मैटर है वो सारे काम तो कौन देखता है? कोर्ट देखता है। तो उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वो जो यहाँ पर उससे रिलेटेड जो रिटर्न कम्युनिकेशन किए जा रहे हैं वो इस सेक्शन में अपने अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से पढ़ा देता हूँ। देखिए, पूरा समराइज मैंने यहाँ पर इसी पॉइंट्स पे किया हुआ है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज़, कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन तभी डीम्ड किया जाएगा जब वो डिलीवर्ड हो जाएगा उसके एड्रेस पर, या तो उसको पर्सनली किया जाए, या फिर उसके POB पर, या फिर उसके मेल एड्रेस पर जो कि रेजिडेंशियल मेल एड्रेस है। पर अगर ये नहीं होता है तो पार्टीज़ क्या कर सकती है? उसके लास्ट नोन POB पर भी जो यहाँ पर वो सेंड कर सकती है रिटर्न कम्युनिकेशन। सेकंड पॉइंट में बोला गया था कि द कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड ऑन डे जब वो डिलीवर किया गया। और ये वाला सेक्शन जो है अप्लाई नहीं करेगा रिटर्न कम्युनिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी जुडिशियल अथॉरिटी।
तो अगर आप देख सकते हैं तो मैंने पूरा समराइज़ करके हिंदी में ही लिखा हुआ है, तो अगर आप एक रीड आउट करके भी जो है इस नोट से जाओगे तो आपको जो है पूरा ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा और पूरा समराइज वे में भी यहाँ पर आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 4 की बात करते हैं, वेवर ऑफ राइट ऑफ ऑब्जेक्शन, सेक्शन 4। तो वेवर ऑफ राइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट टू ऑब्जेक्ट क्या बोलता है कि एक पार्टी जो ये जानता है, ठीक है, दो पार्टीज होते हैं अपने आर्बिट्रेशन में, एक तो जिसको डिस्प्यूट करवाना होता है और एक जो डिस्प्यूट के अगेंस्ट जा रहा होता है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि उनका राइट का वेव हो जाएगा। तो एक पार्टी जो जानता है कि इस पार्ट का कोई प्रोविज़न सही नहीं हुआ है, ठीक है, इस पार्ट का कोई प्रोविज़न सही नहीं हुआ है, जैसे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सही नहीं हुआ है, आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया गया वो सही नहीं है, तो अगर उसको ये लगता है कि इस पार्ट का प्रोविज़न कोई सही नहीं हुआ है या फिर डेरोगेट है। सेकंड पॉइंट, इस पार्ट में आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं हुई है, ये जानते हुए भी अगर वो ऑब्जेक्शन है वो बिना करे प्रोसीडिंग्स में आगे बढ़ता है, यानी कि वो आर्बिट्रेशन करने के लिए आगे जा रहा है, इन सब चीज़ों को जानते हुए भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्शन करने का टाइम अगर निकल चुका है तो ये माना जाएगा कि उसका ऑब्जेक्शन ऑफ राइट जो यहाँ पर वे हो चुका है, मतलब वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, उसका राइट जो था ऑब्जेक्शन करने का वो यहाँ पर वेव हो चुका है, ठीक है। वेवर ऑफ राइट तभी माना जाएगा। और वेवर अगर किस सिचुएशन में नहीं मानेंगे अपन कि वेवर ऑफ राइट हुआ है, अगर वो जो डिले हुआ है वो सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड इस कंट्रोल थे, मतलब उसके कंट्रोल के बाहर थे, तो उस कंडीशन में जो अपन क्या मानेंगे कि ऑब्जेक्शन जो यहाँ पर वो इस वजह से नहीं दे पाए क्योंकि सर्कमस्टांसेस उस टाइम ऐसे बन रहे थे कि वो जो यहाँ पर उसके अगेंस्ट में जो है जा सके। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि एक्सटेंड ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, मतलब किस हद तक जो यहाँ पर जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकता है आर्बिट्रेशन में। तो सीधा सा बात की गई है कि कोई भी जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होगा जब तक कि यहाँ पर एक्ट अलाउ कर दे, आर्बिट्रेशन वाला एक्ट, तो जुडिशियल इंटरवेंशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा आर्बिट्रेशन में। सेक्शन 6 क्या बोलता है, एक बार मैं इससे भी मैच कर देता हूँ आपको। सेक्शन 5 के अपन ने बात की कि जुडिशियल इंटरवेंशन कैसा होगा, तो बिल्कुल भी जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकता एक्सेप्ट इस सेक्शन में कुछ पार्ट प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन 6 में अपन बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। तो क्या बोला गया, देखिए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फिर पार्टीज़, ठीक है, दो पार्टीज़ अपनी होती है, एक तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है और पार्टीज़ होती है। तो क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फिर जो ये पार्टीज़ हैं ये चाहे तो जो यहाँ पर किसी मुद्दे को लेकर अगर उसके बारे में उनके पास नॉलेज नहीं है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस ले सकते हैं, किससे, किसी भी इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से, ठीक है, यही बात यहाँ पर अपने बोली गई है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस यहाँ पर ली जा सकती है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। अब वो किस किस से लिया जा सकता है, तो कंसेंट ऑफ पार्टीज़ यहाँ पर, जैसे कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है और ये पार्टीज़ है, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस यहाँ पर लेनी है तो वो क्या करेगा, इस पार्टी से कंसेंट लेगा, इस पार्टी से कंसेंट लेगा। पर अगर पार्टीज़ को लेनी है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस तो वो क्या करेगा, इस आर्बिट्रेटर से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस लेने के लिए कंसेंट लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपस में कंसेंट चलेगी। सेक्शन 6 में इसी के बारे में बात की गई है। सेक्शन 7 क्या बोलता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है। तो उसके बारे में तो अपन पहले ही सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी में पढ़ के आ चुका है कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या बताता है अपन को, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़, जो कि किस लिए अराइज हुआ है उनके बीच में, जो एक डिफाइन करता है लीगल रिलेशनशिप मैंने आपको बताई थी, जैसे कि सेलर और बायर के बीच में होती है, वैसे ही लीगल रिलेशनशिप उनके पास होनी चाहिए, चाहे से वो कॉन्ट्रेक्चुअल है या नहीं है, यानी कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट में वो बात लिखी गई हो या नहीं लिखी गई हो। आगे क्या बोला गया कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इन फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज, मतलब आर्बिट्रेशन क्लॉज के तौर पे भी हो सकता है, जैसे कि ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, इसमें एक क्लॉज के तौर पर भी लिखा जा सकता है कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो हम जो यहाँ पर आर्बिट्रेशन करेंगे, ठीक है। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग में होना चाहिए, ये जो है कंडीशंस है उसकी। और बोला गया एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन राइटिंग
उसमें क्या क्या चीज़ें कंटेंट होनी चाहिए। सबसे पहले वो दोनों पार्टीज़ के द्वारा साइन किया जाना चाहिए और एज अ रिकॉर्ड वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ही नहीं, लेटर्स के तौर पर, टेलिक्स के, टेलीग्राम्स के या फिर अदर टेलीकम्युनिकेशन मोड के थ्रू जो है पर वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब आगे क्या बोला कि द रेफरेंस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, मतलब वही चीज़ की गई कि आर्बिट्रेशन क्लॉज वगैरह अगर होता है तो उसको जो यहाँ पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में अपन मान के चलेंगे। क्लॉज हो ना हो अपने फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो बात मैंने अभी की है कि क्लॉज पहले से यहाँ पर डाला गया है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, उसको दो तरह से अपन यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला हुआ है, आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं डाला हुआ। इसमें क्या होता है कि दो टाइप होते हैं यहाँ पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के, जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज पहला होता है और सबमिशन एग्रीमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि पार्टीज पहले से ही बात करते हुए चलते हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में वो बात लिख दी जाती है कि हम जो आर्बिट्रेशन के थ्रू उसको रिजॉल्व करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। सबमिशन एग्रीमेंट में क्या होता है कि पार्टीज पहले से तो डिसाइड नहीं करते कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, पर डिस्प्यूट होता है और उसके बाद वो अगर डिसाइड करते हैं कि आर्बिट्रेशन के थ्रू हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सबमिशन एग्रीमेंट, ठीक है। अब कुछ डिफरेंस वगैरह यहाँ पर दिए हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये भी कि नेचर एंड स्कोप, ये ज़्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब आगे अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हो, ऐसा कुछ यहाँ पर है। सेक्शन 2 सबसेक्शन भी, ये डेफिनेशन वाला भी अपन ने पढ़ ही लिया है, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको सारे पॉइंटर्स जो यहाँ पर वहाँ पर हिंदी में लिखे हुए ही हैं तो उसको अपन ने डायरेक्टली पढ़ लिया है और ये वाली चीज़ भी अपन ने कवर की है, ठीक है। अब ये सिनेरियो अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इम्पॉर्टेंट है ये वाला तो पढ़ना ही। जनरल प्रिंसिपल्स के यहाँ पर बात की गई है तो सबसे पहले अपन इस पर आ जाते हैं, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स की जो यहाँ पर बात की गई इसको सबसे पहले कवर करते हैं और साथ ही में इसके ऑपोजिट में अपन ने रख रखा है रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड आर्बिट्रेशन, कि एक वैलिड आर्बिट्रेशन कब माना जाएगा तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एक जनरल प्रिंसिपल्स अपन ने इस साइड रखे। तो बोला गया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो यहाँ पर उसमें सभी कंडीशंस को फुलफ़िल किया जाना ज़रूरी है और जो भी कंडीशंस, मतलब जो भी आर्बिट्रेशन आप कर रहे हो वो एनफोर्सिएबल होना चाहिए अंडर लॉ, ठीक है। लॉ के द्वारा ही परमिटेड होना चाहिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए जो आर्बिट्रेशन में आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसको आप एनफोर्स नहीं करा पाओगे। सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया, कंसेंट। कंसेंट में अपन ने देखा है कि सभी पार्टी जो भी आर्बिट्रेशन कर रही है उनका क्लियर कंटेंट होना चाहिए, सॉरी कंसेंट होना चाहिए, उनका इंटेंट होना चाहिए कि हम आर्बिट्रेशन करेंगे ही, ठीक है। एक सर्टेन टर्म में होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर डिस्प्यूट होता है तो हम हो सकता है कि आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं, यानी कि एम्बिगियस तौर पर वो बात नहीं लिखी जानी चाहिए। थर्ड, ऑस्टर ऑफ ज्यूरिडिक्शन। तो आर्बिट्रेशन में अगर आप जाते हो, आर्बिट्रेशन में जब भी आप जाते हो तो आपके पास ये अधिकार चला जाता है कि उस टाइम आप कोर्ट में जा पाओ, ठीक है। जब भी आप आर्बिट्रेशन में जा रहे हो उसमें जो भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा पाओ, ऐसा जो है आपको अधिकार नहीं दिया गया है। फोर्थ पॉइंट बोला गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, मतलब सेपरेबिलिटी यहाँ पर क्या बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है उसमें अपन ने एक क्लॉज डाला है कि अपन कोई भी डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन के थ्रू उसको रिजॉल्व करेंगे। तो इस वाले एक्ट ने क्या बोला है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और इसमें जो ये क्लॉज लिख रहे हो कि हम आर्बिट्रेशन के थ्रू ये चीज़ें रिजॉल्व करवाएंगे अगर डिस्प्यूट होता है तो ये दोनों जो यहाँ पर सेपरेट बातें हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे सेपरेट किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपको एक अलग पार्ट मानना है और ये जो क्लॉज आपने डाला है कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो यहाँ पर आपके अलग जो यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर इनवैलिड भी होता है तो इस क्लॉज के थ्रू आप जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फिर भी जारी रख सकते हो, मतलब इसके इनवैलिड होने के चक्कर में ये इनवैलिड यहाँ पर नहीं होगा, दोनों को सेपरेट यहाँ पर माना गया है। तो इसी के बारे में बात की गई डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। तो यहीं पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए वैलिड हो या इनवैलिड अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड या इनवैलिड होने से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट यहाँ पर अपने अफेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद जो यहाँ पर सेक्शन 16 की मेन इंपॉर्टेंट बात की गई है कि कंपेटेंसी टू रूल ऑन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल 80 जहाँ पे भी लिखा हुआ है 80 वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मैंने लिखा है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जो है अपने
ज्यूरिस्डिक्शन से रूल करने की पावर है, ठीक है। वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, वो सिविल प्रोसीजर अपन यहाँ पर नहीं देखेगा, उसके पास अपने पास पावर है कि वो अपने ज्यूरिस्डिक्शन से उसको रूल करे। कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर क्वेश्चन ही हो, निर्णय वही पे ही लेगा, ठीक है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो या नहीं हो, इसका डिसीजन भी जो यहाँ पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ही दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी कंप्लीट होती है। जनरल प्रिंसिपल जो भी अपन ने इधर पेज में देखे थे, ये जो जनरल प्रिंसिपल है यही मैंने आपको यहाँ पर कवर कराते हुए सारे पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन अपन देखेंगे कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो वैलिड है या नहीं है, ये अपन 2 ग्राउंड पर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ स्टैच्यूटरी प्रोविज़न यहाँ पर बनाए गए थे, उसके बेसिस पर अपन देखेंगे कि ये आर्बिट्रेशन वैलिड है या नहीं है। या फिर दूसरा अपन जो पुराने केस वगैरह हो चुके हैं उनके केस लॉज वगैरह उनमें क्या डिसीजन लिया गया है, उसके बेसिस पर अपन देखेंगे कि ये वैलिड आर्बिट्रेशन है या नहीं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले जो भी आप आर्बिट्रेशन कर रहे हो वो राइटिंग में होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ की कंसेंट क्लियरली होनी चाहिए। थर्ड, उनके बीच में जो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए वो डिफाइंड होना चाहिए। फोर्थ, जो भी डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग यानी कि दोनों पार्टीज़ पर वो सीधा सीधा अप्लाई करेगा, वो उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग एक तरह से होगा बाइंडिंग। स्पेसिफिक वर्ड यूज़ लेने से वह आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं बन जाएगा। मतलब अपन ने क्या करा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट अपन ने बनाया, उसमें ऐसे बात लिख दी कि आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिट्रेशन, तो सिर्फ ये लिखने से ही अपन ये नहीं मानेंगे कि उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज पहले से मौजूद था। पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा कि कोई भी डिस्प्यूट अगर हमारा होता है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक वर्ड को यूज़ लेने से वह आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है नहीं बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, डिस्प्यूट जो है किस तरह का हो सकता है आर्बिट्रेशन में, वो प्रेजेंट भी हो सकता है। प्रेजेंट यानी कि आज हम डिसाइड कर रहे हैं कि आज हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर वो उसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो हम जो है उसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो हम जो है फ्यूचर में जाकर उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फ्यूचर वाला हो गया। और प्रेजेंट वाला क्या हो गया कि आज हमारे पास डिस्प्यूट हो गया यानी कि वो हैपन हो चुका है, तो हम जो यहाँ पर आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, तो वो प्रेजेंट वाला केस हो गया। और अगर होगा तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, वो फ्यूचर वाला यहाँ पर हो सकता है। तो डिस्प्यूट किसी भी तरह का हो सकता है। इसके बाद आर्बिट्रेबिलिटी यानी कि आर्बिट्रेशन में आने लायक मैटर होना चाहिए। ऐसा कोई मैटर नहीं होना चाहिए जो आर्बिट्रेशन के स्कोप से ही बाहर है, ठीक है, जो आर्बिट्रेशन में कवर ही नहीं किया जा सकता। ऐसे मैटर अपन आर्बिट्रेशन में नहीं देखेंगे, यानी कि उसकी आर्बिट्रेबिलिटी भी अपन को कंसिडर करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट लास्ट पॉइंट, सिग्नेचर रिक्वायर्ड ओनली जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में है तभी अपन को सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कहीं पे भी आपको सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी अपन ने कवर कर लिया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये वाला भी अपन ने पढ़ा ही है। रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अपन ने कवर कर दिया है, ठीक है। 2 तरह से अपने होता ही है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपन देख लेते हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये एक बार रीड आउट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये कुछ केस स्टडी वगैरह दी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। तो समराइज वे में यहाँ पर मैंने इसको लिख रखा है कि पार्टीज अगर चाहे तो दोनों अगर कंसेंट करती है, म्यूचुअल कंसेंट में चाह रही है वो कि आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है उनका वो टर्मिनेट कर दिया जाए, तो एग्रीमेंट ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। अब वैसे तो जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो टर्मिनेट होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर सेपरेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट की वजह से जो अपना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट नहीं होता। पर ये 2 सिचुएशन यहाँ पर दी गई है कि डिस्चार्ज वाली सिचुएशन एंड नोवेशन वाली सिचुएशन। इस कंडीशन में अगर आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है तो उसमें आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा। ब्रीच वाली कंडीशन में अपन इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। सिर्फ किस किस कंडीशन में, डिस्चार्ज वाली में और नोवेशन वाली में, ठीक है। यही नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि नोवेशन
अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर टर्मिनेट होता है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है किसका, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, वो भी यहाँ पर टर्मिनेट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर पार्टीज़ में से कोई किसी की डेथ हो जाए, डेथ ऑफ पार्टीज़ के कारण भी यहाँ पर जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट किया जा सकता है, या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण, लॉ चाह रहा है कि इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया जाए, तो उस वजह से भी यहाँ पर आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं। म्यूचुअल कंसेंट की वजह से अपन ने देखा है भी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है, इसमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वाला भी अपन ने देखा। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये एग्जांपल आपको मस्ट रीड करने हैं। ठीक है, ये वाला भी आपको मस्ट रीड करना है। ठीक है, डेथ ऑफ पार्टीज या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया कि प्री रिक्विजिट कंडीशंस फॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। अब देखिए, पार्टीज़ ने डिसाइड कर लिया है कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, उन्होंने आर्बिट्रेटर को भी अपॉइंट कर दिया है। अब क्या होगी, आर्बिट्रेटर क्या करेगा, कुछ प्रोसीडिंग्स वगैरह चलाएगा, उसके बेसिस पर वो डिसीजन देगा। ठीक है, तो ये वाली अपन बात करेंगे कि वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए क्या क्या कंडीशंस अपन को पहले फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि पार्टीज़ के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है या नहीं है। ठीक है, डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में ले जाने से पहले पार्टीज़ को नोटिस दिया जाना चाहिए। ठीक है, पार्टीज़ को नोटिस देंगे कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोलेगा कि ये मैटर जो है हम किस में लेके जा रहे हैं, एक मिनट, ये मैटर हम आर्बिट्रेशन में लेके जा रहे हैं, तो क्या सामने वाली पार्टी सहमत है या नहीं है, ये चीज़ वो ज़रूर से देखेगा। तो डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में ले जाने से पहले पार्टीज़ को नोटिस दो। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी हुई है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इस पर बन सकता है कि केवल क्लेम करना कि जो पार्टीज है उनके बीच में डिस्प्यूट है, अगर एक पार्टी ये सिर्फ क्लेम कर रहा है तो उसके बेसिस पर जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो 1996 से पहले अगर ये बात है तो 1940 वाला सेक्शन जो आर्बिट्रेशन एक्ट जो है 1940 वाला अप्लाई होगा। ठीक है, दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ पार्टीज क्लेम कर रही है, एक पार्टी क्लेम कर रही है दूसरे पे, तो उस बेसिस पर ही जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अपन स्टार्ट नहीं करेंगे। ये सारी कंडीशंस अपन को देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना जरूरी है क्योंकि वही तो सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह करेगा, तो इसलिए आर्बिट्रेटर का अपॉइंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, पीरियड ऑफ लिमिटेशंस है। अब ये लिमिटेशन वाला बात क्या करता है कि ये जो भी मुद्दा चल रहा है, आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजंस वगैरह लेगा, फाइनल डिसीजन देगा, इसको अगर अपन ने टाइम बाउंड नहीं किया तो ऐसे तो ये कोर्ट की तरह ही हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस बात के लिए हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात डाली गई वहाँ पर कि जो टाइम पीरियड है वो एक सर्टेन, मतलब टाइम पीरियड को जो यहाँ पर सर्टेन किया गया कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो है यहाँ पर ये जो प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है आर्बिट्रेशन की, वो जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस अगर वहाँ पर डिफाइंड है, कितने महीने में हम कंप्लीट कर देंगे, इतने टाइम में हम कंप्लीट कर देंगे, तो वो चीज़ें अगर कंसिडर है तो अभी हम जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स वगैरह में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा सेक्शन अपन ने कवर किया है, कौन सा सेक्शन ने, कौन सा पॉइंट अपन ने कवर किया है, प्रीरिक्विजिट कंडीशन फॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीरिक्विजिट कंडीशंस ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, बी पॉइंट क्या बोलता है, नोटिस अपन देंगे पार्टीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ये जो इसमें नोट 1 नोट 2 करके और एग्जांपल जो दे रखे हैं, जो मैंने आपको समरी बताई है उसको समझ के भी अगर आप रीड करोगे तो आपको आसानी से समझ में वो आ जाएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट करेंगे अपन आर्बिट्रेटर की। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेगा, प्री पीरियड ऑफ लिमिटेशंस। नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है वो कितने टाइम का होता है वो भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, आगे उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टी, सेक्शन 18 की बात करेंगे अब। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज़ क्या बोला गया, देखिए कि हर एक पार्टी जो यहाँ पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एंटर कर रही है, हर एक पार्टी को जो है आर्बिट्रेटर इक्वली ट्रीट करेगा और उसको फुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना केस प्रेजेंट करने की, उसके सामने रखने की जो है फुल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी जाएगी। तो अपन जो है यहाँ से भी देख लेते हैं। देखिए, फर्स्टली पार्टीज़ ऑफ आर्बिट्रेशन, उसको जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा और फुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनको
अपने केस को प्रेजेंट करने की। सेकेंडली क्या बोला, देखिए मैंडेटरी प्रोविज़न क्या है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के लिए, कि उसको कंप्लाई करना पड़ेगा इन चीज़ों के साथ, बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ, कि वो कोई भी नॉट टू रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्टी विच इज़ नॉट डिस्क्लोज टू अदर पार्टी, मतलब एक पार्टी से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है जो वो दूसरी पार्टी को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में जो यहाँ पर वो चीज़ उसको नहीं करनी है। नॉट टू एग्जामिन और विटनेस वन पार्टी इन एब्सेंस ऑफ अपोजिट पार्टी, ठीक है, मतलब ये पार्टी आई है और ये पार्टी यहाँ पर नहीं आई जब भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है, तो इसके नहीं आने की वजह से इसकी भी जो है बातें यहाँ पर नहीं सुनी गई, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी, ठीक है। विदाउट बीइंग एक्सप्रेसली ऑथोराइज बाय पार्टीज नॉट टू डिसाइड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेट इंक्वायरीज, ठीक है, कोई भी सीक्रेट इंक्वायरीज वगैरह नहीं की जाएगी। तो ये चीज़ अपन बेसिक प्रिंसिपल्स अगर उसको कंप्लाई कर, मतलब वो कंप्लाई कर रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर अपने सेक्शन 18 में बात की गई है कि इक्वल ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट उसमें से आप याद रख सकते हो, ईच पार्टी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और उनको अपने केस को प्रेजेंट करने की फुल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन 19 की, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब कौन कौन से प्रोसीजर्स यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे अगर आपको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स वगैरह करनी है। सबसे पहले ET जहाँ पर भी लिखा हुआ है मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बाउंड नहीं होगा, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, इसके कोई भी प्रोविजंस वगैरह उसके जो भी बात है, मतलब उसकी बातें जो है मानने के लिए यहाँ पर ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। और या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग भी जो यहाँ पर जो प्रोविजंस वहाँ पर बताए गए उसको भी मानने के लिए जो यहाँ पर ये बाउंड नहीं होगा, मतलब एक तरह से ये इंडिपेंडेंट है, अपने प्रोसीजर्स वगैरह अपनी प्रोसीडिंग्स वगैरह ये अपने हिसाब से चलाएगा। सेकेंडली प्रोसीडिंग्स चलाने हेतु जो प्रोसीजर्स होंगे उनको एक्सेप्ट करने हेतु पार्टीज़ फ्री है, बाउंड नहीं है, पार्टीज़ अपने हिसाब से प्रोसीजर्स यहाँ पर डिसाइड कर सकती है। ये अपन ने जो उसके फीचर्स वगैरह थे, ठीक है, आर्बिट्रेशन के, उसमें भी पढ़ा था कि प्रोसीजर्स वगैरह जो भी होंगे वो अपनी पार्टीज़ अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। अब थर्ड पॉइंट बोलेगी कि पॉइंट सेकंड यानी कि ये वाला, उसको मानने में अगर फेलियर हुआ तो आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, अपने हिसाब से देगा कि प्रोसीजर जो है किस टाइप के होने वाले, मतलब पार्टीज़ अगर खुद से डिसाइड नहीं करती कि क्या क्या प्रोसीजर्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने हिसाब से देख लेगा कि प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ये भी पावर है डॉक्यूमेंट के वैलिडिटी, मटीरियलिटी या फिर वेट को देखे जो भी पार्टीज़ वगैरह उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी एज अ एविडेंस, ठीक है, तो कितने सही है, क्या क्या उसकी मटीरियलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, उसका कितना वेट है, उसकी वैलिडिटी है या नहीं है अभी, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखने का राइट जो है किसके पास है, पावर किसके पास है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास। और एक नोट में भी बात की गई कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यह भी ध्यान रखे कि नेचुरल जस्टिस करे, जो भी अपन ने पॉइंट देखे थे नेचुरल जस्टिस में, कि पार्टीज़ की हियरिंग हो, उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले अपने क्लेम को प्रेजेंट करने की, ये सारी चीज़ें भी उसको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेक्शन 19 में इसी की बात की गई, देख सकते हैं आप कि वो बाउंड नहीं है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के द्वारा और इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा, और इस पार्ट पे जो पार्टीज़ फ्री है अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए किसी भी तरह के, पर अगर वो फेल करती है, ठीक है, तो क्या करेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने हिसाब से जो है कंडक्ट करेगा प्रोसीडिंग्स, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में अपन ने देखा कि पावर में जो यहाँ पर उसके पास ये पावर्स भी इंक्लूड है, वो डॉक्यूमेंट के मटीरियलिटी वगैरह देखेगा, वेट भी देख सकते हैं, जो भी रिलेवेंट है, मतलब उस मैटर से रिलेटेड वो रिलेवेंट है या नहीं है डॉक्यूमेंट, वो चीज़ की वैलिडिटी भी उस पर ही डिपेंड करेगी, ठीक है। इस तरह से सेक्शन 19, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है ये बेयर एक्ट का प्रोविज़न है, और इसको जो यहाँ पर समराइज़ करते हुए ये नीचे वाले पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए, ठीक है। तो अगर आप ऊपर वाला वो ब्रैकेट वाला डब्बे वाला पॉइंट भी पढ़ लोगे तो नीचे वाली पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत जो है आपके पास वो सिर्फ आपको एग्जाम्पल है, ठीक है। वो हो सके तो मैं एक सेपरेट वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स वगैरह कवर करूँगा, इस वीडियो का मेन पर्पज़ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। तो सेक्शन 19 अपन ने कवर कर लिया। नेक्स्ट सेक्शन अपन देखते हैं प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब किस जगह आर्बिट्रेशन किया जाना है, उसका प्लेस डिसाइड कौन करेगा, कैसे करेगा। तो पहला पॉइंट बोला गया पार्टीज जो है फ्री है अपना प्लेस को सिलेक्ट करने के लिए किस जगह पर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स वगैरह की जाएगी, आर्बिट्रेशन को कहाँ किया जाएगा। और सेकंड पॉइंट, अगर पार्टीज डिसाइड नहीं कर पाती ऐसा प्लेस
जो पार्टीज़ के लिए पार्टी डिसाइड नहीं कर पाती है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऐसा प्लेस वो डिसाइड करके उनको देगा जो पार्टीज़ के लिए कन्वीनियंट हो। जैसे कि ए और बी है, ठीक है, वो गुजरात में रहती है, तो गुजरात में ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक ऐसी जगह यहाँ पर डिसाइड करके देगा जिसमें आने जाने में उनको कठिनाई नहीं हो, ठीक है, आसानी से वो वहाँ पर पहुँच सके। तो ऐसी चीज़ें वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यहाँ पर डिसाइड करके देगा। थर्ड पॉइंट में बोला गया कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के अलावा भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक ऐसा प्लेस डिसाइड कर सकता है जो पार्टीज़ के लिए कन्वीनियंट हो। ये सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड कामों में ही अपन देखेंगे, जैसे कि मीटिंग अमंग मेंबर्स, मतलब मेंबर्स के बीच में मीटिंग करनी है कि क्या क्या मैटर है, वो चीज़ें अपन देखनी है अपन को एज अ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो वो चीज़ें जो यहाँ पर डिसाइड करने के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो प्लेस डिसाइड कर सकता है, पर यहाँ पर भी उनको देखना पड़ेगा कि पार्टीज़ के लिए वो कन्वीनियंट होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 20 अपन देख सकते हैं यहाँ पर, पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। वो अपने हिसाब से अपने प्लेस को डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो फेल होती है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है अपने हिसाब से जो है यहाँ पर जो भी सर्कमस्टांसेस उसको देखते हुए और पार्टीज़ के कन्वीनियंस को देखते हुए वो डिसाइड कर देगा। और पहले और दूसरे को ध्यान में ना रखते हुए वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो अपने हिसाब से भी यहाँ पर जो प्लेस है वो डिसाइड कर सकता है कुछ स्पेशल बातों के लिए, जैसे कि अमंग जो मीटिंग है अमंग मेंबर्स विटनेस करने के लिए, एक्सपर्ट या फिर पार्टीज़ ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट गुड्स वगैरह। ये सारे पॉइंट्स अपन आगे देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर कुछ नए पॉइंट देखने को मिले हैं, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, गुड्स और अदर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये सारे पॉइंट अपन को आगे देखने को मिलेंगे और इसी को समराइज वे में यहाँ पर लिख रखा है, एक बार आप पढ़ सकते हो। ये जो केस लॉज वगैरह है इस पर मैं तो अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स वगैरह आपको एक बार रीड करना है। नेक्स्ट सेक्शन अपने पास आता है सेक्शन 22। तो जल्दी से देख लेते हैं अपने सेक्शन नंबर 22 को, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। तो सिंपली बात की गई है, जैसे पार्टीज़ को जो है बोला गया था कि वो प्लेस डिसाइड करने के लिए जो है उनके पास फ्रीडम है, ठीक है। उसी तरह बोला गया है कि लैंग्वेज जो एक आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के दौरान अपन यूज़ में लेने वाले हैं, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यूज़ में लेने वाला है, वो जो लैंग्वेज होने वाली है वो पार्टीज़ अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। तो देखिए ये प्लेस गलती से लिख दिया था, तो पहले पॉइंट में बोला गया कि पार्टीज़ फ्री है लैंग्वेज डिसाइड करने के लिए। और सेकंड पॉइंट में बोला गया कि अगर पार्टीज़ डिसाइड नहीं कर पाती कि कौन सी लैंग्वेज अपन को करनी है उसमें, ठीक है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है लैंग्वेज डिसाइड कर देगा अगर पार्टीज़ ने डिसाइड नहीं किया। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया कि लैंग्वेज एग्री करने के बाद, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, लैंग्वेज एग्री करने के बाद जो है यहाँ पर जो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर दिए जाएंगे, एग्रीमेंट वगैरह जो होगा, डिसीजंस वगैरह जो होंगे वो उसी अकॉर्डिंग बनेंगे। उसी अकॉर्डिंग बनेंगे मतलब उसी लैंग्वेज में बनेंगे जो लैंग्वेज यहाँ पर डिसाइड की गई है, ठीक है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड मतलब पार्टी जब तक और किसी लैंग्वेज में ना बोल दे, एग्री ना कर जाए, तब तक जो है हम ये मान के चलेंगे जो लैंग्वेज डिसाइड हुई है उसी लैंग्वेज में जो ये सारे काम होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया कि आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है, एटी यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए उसी मतलब जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसको दिए जाने वो उसी लैंग्वेज में डिमांड कर सकता है जो पार्टीज़ ने स्टार्टिंग में यहाँ पर डिसाइड करी थी, या फिर उसने जो डिसाइड करी थी उसी लैंग्वेज में, ठीक है। सेम बात यहाँ पर की गई, बार बार इधर मैं आपको ला रहा हूँ ताकि आप बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मार्किंग वगैरह कर पाएँ या फिर सेम अंडरलाइन वगैरह कर पाएँ, ठीक है। पहला पॉइंट बोला गया था कि पार्टीज फ्री टू एग्री है लैंग्वेज के बेसिस पर, लैंग्वेज या फिर लैंग्वेजेस के बेसिस पर, मतलब इंग्लिश एक लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश और हिंदी अगर दोनों वो सिलेक्ट करते हैं तो वो भी चलेगा। और अगर एक पार्टी फेल होती है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है पर अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है वो लैंग्वेज। और एग्रीमेंट में बोला कि जो लैंग्वेज डिसाइड की उसी बेसिस पर ही रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह, हियरिंग वगैरह, अवार्ड वगैरह, डिसीजन वगैरह या फिर एनी अदर कम्युनिकेशन वगैरह की जाएगी। और कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो उसको दिए जाने वो उसी लैंग्वेज में दिए जाएँ या फिर उसको ट्रांसलेट करके उसको प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है, जो पार्टीज़ ने डिसाइड की थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सेक्शन 22 अपने पास ख़त्म हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स वगैरह मैं आपको वापस से बोलता हुआ चलता हूँ कि सारे एग्जाम्पल्स वगैरह एक बार रीड कर लीजिए। ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं बताया गया है, जो प्रोविज़न में बात की गई है वही बात यहाँ पर सीधी सी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास सेक्शन 23, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस।
सेक्शन 23 स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। अब देखिए क्या बोलता है कि पार्टी जो भी क्लेम कर रही है, जो भी डिफेंस कर रही है, उससे रिलेटेड क्या करना पड़ेगा, उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारा ये क्लेम है, उसके अगेंस्ट में हमने ये डिफेंस दिया है, ये चीज़ें उनको क्या करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट के फॉर्म में उनको देनी पड़ेगी। तो क्या बात बोलेगी, देखिए जो टाइम पीरियड यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि जितने में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स वगैरह पूरी होनी है, उसी के अंदर पार्टी क्या करेगी, अपने इल्ज़ामों को यानी कि अपने क्लेम्स को, मतलब क्लेम्स के स्टेटमेंट को देगी, किसको, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, या फिर डिफेंस में अपने जो है यहाँ पर जो भी उसको प्रोवाइड करना है एविडेंस, वो प्रोवाइड वो कर सकती है, या फिर क्लेम भी कर सकती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट विद इन टाइम पीरियड हो जाने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या बोला कि पार्टीज़ को जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट लगे वो सबमिट कर सकती है। कि मान के चलो ये दो डॉक्यूमेंट है पार्टीज़ के पास, पार्टी सोच रही कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट पे प्रेजेंट कर दो तो भी चल जाएगा, वो अपने हिसाब से जो यहाँ पर जो उसको डॉक्यूमेंट रिलेवेंट लगे वो सबमिट कर सकती है, या फिर उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस भी दे सकती है, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास तो नहीं है पर ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर इस जगह पर मिल जाएगा, ऐसे यहाँ पर रखा हुआ मिल जाएगा। तो उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस भी दिया जा सकता है अगर उसके पास वो नहीं है तो। थर्ड क्या बोलता है कि अपने केस को सपोर्ट करने के लिए पार्टीज क्या कर सकती है, काउंटर क्लेम भी कर सकती है। एक आपने अगर आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा हो चैप्टर 12 में काउंटर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जब कोई पार्टी सामने से कोई दूसरा स्टेटमेंट देती है तो जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो जाता है। वैसे ही काउंटर क्लेम में होता है कि काउंटर क्लेम जो पहले क्लेम किया गया था उसके अगेंस्ट में अगर दूसरा क्लेम वापस से अपन ने लॉस कर दिया तो पहले वाले का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अपने केस को सपोर्ट करने के लिए पार्टीज क्या कर सकती है, काउंटर क्लेम भी कर सकती है, और ये काउंटर क्लेम स्कोप में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो काउंटर क्लेम अपने स्कोप में ही नहीं आ रहा। स्कोप कौन से में, आर्बिट्रेशन के जो स्टार्टिंग में अपने सेक्शन 2 में पढ़े थे, अगर वो विद इन स्कोप है तो ही जो यहाँ पर वो काउंटर क्लेम कर सकती है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि पार्टीज चाहे तो अपने क्लेम को, जो उन्होंने क्लेम किया उसको अमेंड कर सकती है, सप्लीमेंट कर सकती है, या फिर उसको डिफेंस कर सकती है। और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अगर अप्रोप्रिएट लगे, ठीक है, मतलब ये अमेंडमेंट वगैरह, सप्लीमेंट वगैरह या फिर डिफेंस वगैरह कब किया जा सकता है, जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अप्रोप्रिएट लगे, या फिर उसको ये लगे कि जो अननेसेसरी डिले है प्रोसीडिंग्स में वो नहीं करेगा, तो भी जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसको तभी कंसिडर करेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट से 6 महीने के अंदर जो है क्लेम कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब जो क्लेम यहाँ पर दिया जाना है वो आर्बिट्रेटर के अपॉइंट होने से 6 महीने के अंदर अंदर दे दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर अपने सेक्शन में की गई है। ठीक है, पहला विद इन टाइम पीरियड यहाँ पर पार्टीज़ को उनके क्लेम को सब वो देना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देना पड़ेगा। पार्टी जो है सबमिट कर सकती है ऑल डॉक्यूमेंट जो उसको रिलेवेंट लगे वो चीज़ें। ठीक है, 2A में बताया गया कि काउंटर क्लेम वगैरह किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज़, तो अपने डिफेंस में क्या कर सकती है, वो ये चीज़ें कर सकती है। और क्लेम या फिर डिफेंस जो है 6 मंथ के अंदर यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये चीज़ अपन ने इधर देखी है। सेक्शन 24 बात करता है अब हियरिंग्स एंड रिटर्न प्रोसीडिंग्स। अब देखिए क्या होता है कि जब भी आप आर्बिट्रेशन के लिए जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आर्बिट्रेटर है और यहाँ पर पार्टीज आ जाएगी। अब जो आर्बिट्रेटर है वो क्या कर सकता है कि या तो इनकी ओरल हियरिंग सुन ले, मतलब ये यहाँ पर खड़े खड़े अपना क्लेम बता रहे, अपना डिफेंस बता रहे हैं, या तो वैसा हो सकता है, या फिर पार्टीज क्या कर सकती है, रिटर्न में जो यहाँ पर जो एविडेंस देगी हो उसके बेसिस पर वो हियरिंग वगैरह चले। तो 2 तरह की हियरिंग्स हो सकती है, हियरिंग्स या तो ओरल हियरिंग्स हो सकती है या फिर रिटर्न प्रोसीडिंग्स वगैरह हो सकती है। और इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट में क्या बोला गया, ये लाइन जो है पर अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज़, ये आपको मोस्टली हर सेक्शन में देखने को मिलेगी आगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि पार्टीज अपनी मर्जी से चाहे तो कुछ और डिसाइड कर सकती है। पार्टीज जो बात की जा रही है वो एग्री नहीं करती तब तक वो बात पूरी नहीं की जाएगी। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज, केवल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगी कि डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए ओरल हियरिंग की जाए या फिर प्रोसीडिंग्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर की जाए, मतलब उनसे ओरली सुना जाए या फिर डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वो इंक्वायरी की जाए। ठीक है, प्रोवाइड करके एक सेक्शन यहाँ पर बात की गई है, केवल एप्रोप्रिएट स्टेज पर या फिर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पार्टीज़ पर ही ओरल हियरिंग रखी जा सकती है। मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को स्टार्टिंग में तो बोल दिया केवल उसी के पास राइट है, पर फिर बाद में प्रोवाइड करके बोला गया
कि पार्टीज चाहे तो रिक्वेस्ट भी कर सकती है कि वो ओरल हियरिंग करें, या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चाहे तो उसको लगे कि कौन से स्टेज पे अप्रोप्रिएट है ओरल हियरिंग करना। जैसे कि टाइम पीरियड अपने पास 1 मंथ ही बचा हुआ है, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब वो चाह रहा है कि केवल ओरल हियरिंग कर ले हम, ताकि टाइम भी बच जाए हमारा और ये सारी प्रोसीडिंग्स पे कंप्लीट हो जाए। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट स्टेज का एग्जांपल हो जाएगा। तो जहाँ पर उसको अप्रोप्रिएट लगे वहाँ पर वो ओरल हियरिंग्स वगैरह रखवा सकता है। फर्दर प्रोवाइडेड किया गया कि ओरल हियरिंग हो तो कोई भी एडजॉर्नमेंट ना हो विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज। तो कोई भी सफिशिएंट कॉज के बिना अगर आप ओरल हियरिंग कर रहे हो, ओरल हियरिंग अगर आप कर रहे हो तो सफिशिएंट कॉज के बिना आप उस मीटिंग को जो यहाँ पर एडजॉर्न नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट बोला गया, मीटिंग फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए सफिशिएंट एडवांस नोटिस यहाँ पर देना जरूरी है। किसको? पार्टीज़ को। अब देखो क्या हुआ, ये मेन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है या फिर आर्बिट्रेटर है, ये क्या करेगा, पार्टीज़ को बुलाएगा ताकि वो अपने एविडेंस दे सके। और ये कहाँ पर बुलाएगा, एक मीटिंग, अपन ने अभी पढ़ा था कि एक प्लेस डिसाइड होगा जहाँ पर वो मीटिंग करेंगे। अब जब भी ये चीज़ मीटिंग वगैरह की बात हो रही है कि मीटिंग में वो दोनों पार्टीज आएंगी, तो इसको बुलाने के लिए जो है पार्टीज़ को क्या करना पड़ेगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एक सफिशिएंट एडवांस नोटिस पार्टीज़ को उनको देना पड़ेगा कि इस तारीख को मीटिंग है, इस तारीख को आ जाना, ठीक है। तो एडवांस नोटिस उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्टेटमेंट या फिर डॉक्यूमेंट एक पार्टी ने जो दिए वो दूसरे को भी कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मान के चलो मैंने बोला कि मेरा ये क्लेम है, ठीक है। अब दूसरे पार्टीज़ को भी वो देना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये पता लगा, मतलब ये क्लैरिटी रहे दोनों के बीच में कि यहाँ जो हम बात करना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। या फिर ये ऐसे बात कर दे जो उसको पता नहीं है, या फिर उसने ऐसे काम करे ही नहीं। तो इसलिए दोनों को कम्युनिकेट किए जाते हैं जो भी डॉक्यूमेंट है। जैसे कि एक पार्टीज है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा और दूसरी पार्टीज़ को भी प्रोवाइड करेगा। वैसे ये वाली पार्टीज है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी करेगा और दूसरी पार्टी को भी करेगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है किया जाएगा डॉक्यूमेंट का, ठीक है। सेक्शन 24 में आपको इधर भी दिखा देता हूँ एक बार, हियरिंग्स एंड रिटन प्रोसीडिंग्स। ओरल अपने हिसाब से कर सकते हो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, पर फिर प्रोवाइड करके कहा गया कि अप्रोप्रिएट स्टेज पर या फिर पार्टीज़ के रिक्वेस्ट पर वो कर सकता है, या फिर उसके अलावा कोई भी ओरल हियरिंग्स नहीं की जाएगी। फर्दर प्रोवाइड करके किया गया कि एडजॉर्नमेंट वगैरह नहीं किया जाएगा। फिर पार्टीज़ के पास एडवांस नोटिस दिया जाएगा जब भी मीटिंग्स वगैरह की जा रही है, ठीक है। वो मीटिंग्स किसके लिए हो सकती है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, गुड्स या फिर अदर प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। थर्ड पॉइंट बोला गया कि ऑल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, अदर इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा दूसरी पार्टीज़ को, ठीक है। ये नीचे इसी को समराइज़ करके थोड़ा इजी वर्ड्स में यहाँ पर प्रोवाइड किया है अपन को। एग्जाम्पल्स आपको खुद से रीड करना है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर इनको आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। सेक्शन 25 पढ़ते हैं आप, डिफ़ॉल्ट ऑफ पार्टीज़। तो कब माना जाएगा कि एक पार्टी जो है उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। डिफ़ॉल्ट किससे रिलेटेड, कि जो भी आर्बिट्रेशन में वो गए हैं उसमें कब माना जाएगा कि एक पार्टी डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। वो कुछ रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। पहला पॉइंट बताया है कि अगर पार्टी फेल हो जाए कम्युनिकेट करने में डॉक्यूमेंट टू अदर पार्टी। अभी अपन ने ऊपर ही देखा कि स्टेटमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को देना ज़रूरी है। अगर यही करने में वो फेल हो जाए तो जो है उस पार्टी को डिफ़ॉल्ट ही मान लिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने में अगर वो फेल हो जाए, कि एक पार्टी ने बोला कि ये क्लेम है दूसरी पार्टी पर, अब दूसरी पार्टी को बोला गया कि इसके अगेंस्ट में डिफेंस दो अपना, तो इसने डिफेंस दिया ही नहीं, डिफेंस देने में वो फेल हो जाए, तो डिफेंस देने में फेल हो जाए तो भी उसको डिफॉल्टिव मान लिया जाएगा। थर्ड बोला गया कि हियरिंग जो की जा रही है ओरल या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पर, उसी में नहीं आया वो बंदा, ठीक है, उसी में नहीं आया तो भी उसको डिफ़ॉल्टिव पार्टी मान लिया जाएगा। ठीक है, सेम बात इधर की गई है। ये देखो, फेल टू कम्युनिकेट, ठीक है, डिफेंस वगैरह की बात की गई और डिफेंस देने में वो फेल हो जाता है या फिर अपीयर ही नहीं होता वो ओरल या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मीटिंग वाली में।
नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पर सेक्शन 26 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। अब कई बार आर्बिट्रेशन में कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसमें ना तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को इतनी नॉलेज, ठीक है, और ना पार्टीज़ को इतनी नॉलेज। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, या तो पार्टीज या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये चाहे तो एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हैं ताकि वो उस मुद्दे से रिलेटेड जो यहाँ पर बात कर सके, ठीक है। तो वही बात करते हैं अपने पास अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज, ये मैंने आपको बताया था कि हर एक लाइन हर एक सेक्शन में आपको आगे देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है एक्सपर्ट का फॉर स्पेसिफिक इशू, सिर्फ स्पेसिफिक इशू के कारण, इशू के लिए, और ऑल्सो डायरेक्ट करेगा पार्टीज़ को कि एक्सपर्ट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब एक्सपर्ट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको जो है प्रोवाइड कर दो ताकि वो अपना काम सही से कर सके। सेकेंड पॉइंट बोला गया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चाहे तो एक्सपर्ट को मीटिंग में भी बुला सकता है, यानी कि जो मीटिंग केवल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और पार्टीज़ के बीच में होनी है उस पर वो चाहे तो एक्सपर्ट को भी यहाँ पर प्रेजेंट करवा सकता है, पर वहाँ पर पार्टीज़ द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पर क्वेश्चन पुट कर सकती है। मतलब पार्टीज़ क्या कर सकती है, एक्सपर्ट कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपर्ट कुछ ओपिनियन वहाँ पर दे रहा है, तो पार्टीज़ क्या कर सकती है, इस इंफॉर्मेशन पर जो है वो क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्शन भी उठा सकती है। एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है पार्टीज़ को अपना पीओवी देने को कह सकता है ऑन एक्सपर्ट विटनेस के अनुसार, ठीक है। एक्सपर्ट विटनेस पर जो है पार्टीज़ पर अपना ओपिनियन भी मांग सकता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। नोट बोला गया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो एक्सपर्ट इसलिए अपॉइंट नहीं कर सकते कि एक्सपर्ट उनकी डिस्प्यूट डिटर्मिनेशन करके दे दे। मतलब इस पर्पज़ से जो है एक एक्सपर्ट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता कि वो पूरा आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग्स वगैरह है उस मैटर को पूरा ख़त्म करके ही दे दे। पूरा ख़त्म करके मतलब उसको रिजॉल्व करके ही दे दे। इस पूरे मामले के लिए जो यहाँ पर एक्सपर्ट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, केवल स्पेसिफिक मैटर से रिलेटेड, अभी अपन ने ऊपर देखा है कि स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड जो यहाँ पर एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जा सकता है, ना कि पूरा डिस्प्यूट रिजॉल्व करने से रिलेटेड, ठीक है। सेक्शन 26 यहीं पर बात की गई, एक्सपर्ट शैल नॉट मेक अवेलेबल पार्टी ऑन एग्जामिनेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, यही बात यहाँ पर की गई है। अपॉइंटमेंट वन और मोर एक्सपर्ट्स, वो भी अपन आगे देखेंगे, वन और मोर एक्सपर्ट्स वाला, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कंप्लीट होती है कि ठीक है, एक बार आप रीड कर लोगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने जो यहाँ पर जो हिंदी में लिखा है वो यहाँ से लिखा है, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते हुए चलता हूँ। हाँ ठीक है, इसके बेसिस पर नहीं गए अपन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी हुई थी तो मैंने इसके बेसिस पर यहाँ पर लिख दिया था। एग्जाम्पल फिर आपको पढ़ लेना है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सेक्शन 27 पर पढ़ेंगे कि कोर्ट का असिस्टेंस कब आ सकता है आर्बिट्रेशन में, और कब एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है कोर्ट का जो है सपोर्ट ले सकता है, किसके लिए, एविडेंस लेने के लिए। तो बोला गया है देखिए सेक्शन 27 में कि एविडेंस जुटाने के लिए पार्टीज क्या कर सकता है या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, वो कोर्ट का असिस्टेंस ले सकता है सिर्फ एविडेंस जुटाने के लिए, ठीक है। इसके लिए जो है उसको क्या करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसमें ये बातें वो बताएगा कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर, कौन कौन आर्बिट्रेटर है, कौन कौन पार्टीज़ है, नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्सपर्ट, अगर एक्सपर्ट है या फिर विटनेस है तो उसमें कौन कौन, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ क्लेम, किस टाइप का क्लेम है, रिलीफ वगैरह क्या सॉर्ट की गई है। फोर्थ, एविडेंस टू बी ऑब्टेन, कौन कौन से एविडेंस ऑब्टेन किए जाने हैं वो चीज़ें भी वो बताएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, या फिर प्रॉपर्टी टू बी इंस्पेक्ट, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाने हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर इंस्पेक्ट की जानी है, वो सारी चीज़ें जो है उसको उसमें देनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया, कोर्ट अपने रूल्स के हिसाब से वो एविडेंस लेगा, जैसे भी इंफॉर्मेशन वगैरह उसके रूल्स के अकॉर्डिंग इकट्ठा वो कर पाता है वो लेगा और उनको सीधा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ही प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ली उसने और जिसने रिक्वेस्ट की थी, जैसे मानो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो यहाँ पर एविडेंस चाहिए, तो कोर्ट उसके रूल्स के हिसाब से एविडेंस लेगा और वो एविडेंस जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को प्रोवाइड कर देगा। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि विटनेस के लिए जो है कोर्ट थर्ड पॉइंट जैसा ही करेगा। तो दो लोग होते हैं यहाँ पर, एक तो एक्सपर्ट होता है और एक विटनेस होता है।
तो विटनेस के लिए भी जो है सेम पॉइंट जो भी अपन ने ऊपर देखा थर्ड पॉइंट में सेम जो यहाँ पर करेगा। फिफ्थ पॉइंट, अगर वह व्यक्ति जिसे कोर्ट ने भेजा है, मतलब कोर्ट ने एक व्यक्ति को भेजा कि एज अ एविडेंस हम इस व्यक्ति को भेज रहे हैं, आप इससे एविडेंस ले सकते हो, और ये व्यक्ति यहाँ पर जाकर मना कर दे, ठीक है, या फिर डिफ़ॉल्ट हो जाए, वहाँ पर अटेंड ही ना हो, या फिर मना कर देता है एविडेंस देने से, तो उसको जो है पनिशमेंट दी जाएगी और उस पर पेनल्टी भी यहाँ पर इम्पोज की जाएगी, ठीक है। 6 पॉइंट बोला गया यहाँ प्रोसेस शब्द में जो है समन भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, कमीशन फॉर एग्जामिनिंग ऑफ विटनेस भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, समन्स भी इंक्लूड किया गया, प्रोसेस में ये तीनों वर्ड यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। अब एक हेडिंग करके आपके यहाँ पर दी हुई है, बुक में भी ऐसी हेडिंग दी हुई है, मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। मतलब आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में अपन बात करेंगे। अगर आर्बिट्रल अवार्ड नहीं दिया जा रहा है तो उस प्रोसीडिंग्स को कैसे टर्मिनेट किया जाए, वो चीज़ें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो 4 तरह के आर्बिट्रल अवार्ड यहाँ पर दिए जा सकते हैं। पहला वो होता है यहाँ पर फाइनल अवार्ड। अब फाइनल अवार्ड क्या होता है? ऐसा अवार्ड जो एज पर लॉ है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है अपन को। सेकंड बात क्या की गई है, एंड लगा के, कि इन रिस्पॉन्स टू सबमिटेड इशू, जो इशू यहाँ पर सबमिटेड किया गया है उसको फाइनली एडजुडिकेट किया गया है, एडजुडिकेट कर दिया गया है, मतलब उस पर डिसीजन अपन ने दे दिया है, तो वो जो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, फाइनल अवार्ड। और जैसा कि फाइनल अवार्ड है तो वो बाइंडिंग हो जाएगा किस पर, पार्टीज़ पर, मतलब पार्टीज़ को वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल अवार्ड बाइंडिंग हो जाएगा, और अगर उसको फाइनली एडजुडिकेट कर दिया गया, उस पर डिसीजन दे दिया गया, तो वो फाइनल अवार्ड के रूप में अपने पास सामने आएगा, ठीक है। सेकंड होता है अपने पास इंटरिम अवार्ड। इंटरिम अवार्ड जो है, अपन 2 तरह के अवार्ड को इंटरिम अवार्ड में कंक्लूड करते हैं। इंटरिम जैसा नाम में लिखा हुआ है, इंटरिम यानी कि बीच में, ठीक है, बीच में। तो फाइनल अवार्ड आने से पहले, ये वाला फाइनल अवार्ड आने से पहले जो अवार्ड यहाँ पर बीच में दिए जा रहे हैं उसको अपन इंटरिम अवार्ड का नाम देते हैं। पर बुक में अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो 2 तरह की लैंग्वेज यहाँ पर दी हुई है, कि फाइनल अवार्ड के आने से पहले जो अवार्ड फोर्स में, मतलब इस पीरियड में जो भी अवार्ड यहाँ पर दिया गया, यानी कि जो भी अवार्ड फोर्स में है उसको एक तो इंटरिम अवार्ड कहेंगे। सेकेंडली ऐसे अवार्ड जिन पर डिसीजन तो ले लिया गया है पर अभी ये फाइनल नहीं किया गया है कि यही डिसीजन हम रखेंगे, ठीक है, यही डिसीजन फाइनल है, ऐसा उस पर नहीं बोला गया है, तो उसको भी जो हम इंटरिम अवार्ड में ही कंसिडर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सेकंड कंप्लीट होता है। थर्ड आता है अपने पास सेटलमेंट अवार्ड। जब पार्टीज करती है चूज़ करना कि हम अपना मैटर जो है सेटल कर लेंगे, हमको प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं करनी, ठीक है, हमको अवार्ड तक जाना ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा जो भी हमारा मैटर है हम आपस में सहमत हो चुके हैं, हम इसको जो है सेटल करना चाहते हैं। सेटल मतलब हम अपने हिसाब से उसको सुलझा रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन सेटलमेंट अवार्ड का नाम देते हैं। लास्ट आता है अपने पास एडिशनल अवार्ड। अब देखिए, फाइनल अवार्ड देने के अगर 30 दिन के अंदर पार्टी चाहे तो क्या कर सकती है, बता सकती है कि हमारे जो बात की गई थी हमारे एग्रीमेंट में, हमारे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में ये बातें की गई थी, ये 3 पॉइंट तो हमने कंसिडर कर लिया, आपने बता भी दिया कि इस पर अवार्ड दे दिया गया, पर ये 4th पॉइंट पर जो यहाँ पर अवार्ड दिया ही नहीं है। अगर 30 दिन के अंदर जो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन ये बता दी गई है, तो उसके लिए, उस 4th वाले पॉइंट के लिए जो डिसीजन दिया जाएगा उसको अपन नाम क्या देंगे, एडिशनल अवार्ड, ठीक है। अपन पढ़ लेते हैं एक बार। फाइनल अवार्ड देने के 30 दिन के अंदर अगर अपन ने बता दिया कि कुछ मैटर पर अवार्ड देने से रह गए, तो उसको एडिशनल अवार्ड के थ्रू ही हम यहाँ पर अवार्ड दे देंगे, ठीक है, उसको जो रिजॉल्व किया जाएगा उसको एडिशनल अवार्ड नाम दिया जाएगा, ठीक है। रीड 4 एग्जाम्पल फ्रॉम बुक्स ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक। बुक से एक एग्जाम्पल है, ठीक है, 4 एग्जाम्पल वहाँ पर दिए गए हैं, उसको आपको ज़रूर से पढ़ना है। इस वाले में मैं एक बार बता देता हूँ कौन से एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ। आर्बिट्रल अवार्ड ये आ जाता है अपने पास, इसके जस्ट नीचे दिए हुए हैं, देखिए नागपुर मेट्रो वाला। ये जो एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, इन सभी एग्जाम्पल को अगर आप पढ़ोगे, सिनेरियो 1, 2, 3, 4 ये केस स्टडी है, और ये इससे रिलेटेड सिनेरियो 1, 2, 3, 4 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर चार पॉइंट थे, ठीक है, चारों पर डिसीजन दे दिया, तो ये कौन सा अवार्ड माना जाएगा, फाइनल अवार्ड,
ठीक है, जिसमें सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह कंप्लीट हो चुकी है और एडजुडिकेशन कर दिया गया है किसके द्वारा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की तरफ। तो बोला गया ऑल 4 डिसएग्रीमेंट्स डील कर लिए गए हैं, तो और कोई भी यहाँ पर फर्दर एडजुडिकेट करने के लिए नहीं बचा है, तो इसको अपन नाम क्या देंगे, फाइनल अवार्ड। अब सेकंड पॉइंट में बोला गया कि ABC वाले पॉइंट तो हो गए पर D वाला पॉइंट अभी नहीं हुआ है, तो D वाले पॉइंट से रिलेटेड जो भी अपन अवार्ड देंगे उसको इंटरिम अवार्ड को नाम देंगे। ठीक है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, देखिए इंटरिम अवार्ड है। ABC तो अपन ने कर दिया है, पर फोर्थ को अपन क्या नाम देंगे, इंटरिम अवार्ड। ठीक है, इसको D वाले से लिंक मत कर देना, D वाला तो डिसीजन वगैरह दे दिया है, उसके 30 दिन के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ACD अपन ने कर दिया है, और B से रिलेटेड 30 दिन में अगर उन्होंने नोटिस दे दिया, देखिए ब्रिंग इनटू नोटिस, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद से भी दे सकता है या फिर पार्टीज़ के रिक्वेस्ट पे भी दे सकता है 30 दिन के अंदर, उसको नाम क्या देंगे अपन, एडिशनल अवार्ड। और ऐसे फोर्थ अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इजी है थोड़ा, आप एक बार रीड करके समझ सकते हो। अब क्या बोला गया, देखिए ये पॉइंट्स यहाँ पर कुछ है जो ऊपर अभी अपन ने देखे थे, ऊपर स्किप हो चुके थे, जो मैंने बगल में लिख दिया उनका समराइज बना के दिखा देता हूँ मैं कौन सा वाला पॉइंट्स मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जनरल प्रिंसिपल, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल वाली ये पॉइंट है कि कौन कौन चैलेंज कर सकता है, जो अवार्ड यहाँ पर दिया गया है उसको कौन कौन चैलेंज कर सकता है। तो जो भी पार्टीज है आर्बिट्रेशन में केवल वही उसको चैलेंज कर सकती है। किस अथॉरिटी के पास जाकर चैलेंज कर सकती है, तो अगर इंटरनेशनल मुद्दा है, इंटरनेशनल वाला है वो आर्बिट्रेशन, तो हाई कोर्ट के पास जाया जा सकता है, या डोमेस्टिक है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाया जा सकता है। और टाइम लिमिट क्या होगी चैलेंज करने की, 3 महीने के अंदर, जहाँ से रिवॉर्ड दिया गया है 3 महीने के अंदर आप जो उसको चैलेंज कर सकते हो, और 30 दिन का और जो है मैक्सिमम एक्सटेंशन यहाँ पर दिया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट बोला गया ऑटोमेटिक स्टे, मतलब कोर्ट क्या करता है जब भी कोई मैटर वगैरह चलता है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी वगैरह पर स्टे वगैरह लगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि कोर्ट जब तक खुद से स्टे नहीं लगाएगा, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है खुद से स्टे नहीं लगाएगा जब तक पार्टी जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर देती कि स्टे लगाया जाना चाहिए, जब तक उनके द्वारा रिक्वेस्ट रिसीव नहीं हो जाती तब तक स्टे जो है ऑटोमेटिकली नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये 4 बातें यहाँ पर अपने जनरल प्रिंसिपल में की गई है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं सेक्शन 28 रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ मतलब मैं एक बार इसमें निकाल के बता देता हूँ आपको। रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट, मतलब सीधा सा इसमें क्या बोला गया है कि जब भी आप कुछ अवार्ड वगैरह दे रहे हो, ठीक है, तो वो एज़ पर लॉ होना चाहिए। वो अभी अपन ने ऊपर देखा था, कहीं ना कहीं तो देखा था। ठीक है, तो एज़ पर लॉ कौन सा लॉ वो होना चाहिए, किस लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से देना चाहिए या किसी बाहर वाले लॉ के हिसाब से देना चाहिए, वो चीज़ें अपन सेक्शन 28 में देखने वाले हैं। ठीक है, अब बोला गया देखिए कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग वो अवार्ड देगा, तो उसके लिए मैटर भी अपन को पता होना चाहिए कि कौन सा मैटर है वो। तो आर्बिट्रेशन अगर अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अलावा वाला वो मुद्दा है, अब अलावा वाला वो आर्बिट्रेशन है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जो लॉ ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे अपना आर्बिट्रल अवार्ड। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया, देखिए अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो इसमें यहाँ पर 2 केस आ जाता है कि अगर पार्टीज़ ने डिसाइड किया है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में, तो जो डिसाइड किया है उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली रेफ़र करेंगे अपन लॉ ऑफ कंट्री जो डिसाइड की है पार्टीज़ ने। मतलब पार्टीज़ इंडिया में रह रही है पर वो चाह रही है कि हम फॉरेन का यहाँ पर लॉ कंसिडर करेंगे, तो वो चाहे तो उसके हिसाब से, मतलब जो भी उन्होंने डिसाइड किया उसके हिसाब से लॉ ऑफ कंट्री का वो अवार्ड अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर वो फेल हो जाती है कि डिटरमाइन करने में कि कौन सा हम वो करेंगे, कौन सा लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल टू अप्लाई अप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ लॉ अपने हिसाब से वो रूल्स लगाएगा और कंसिडर करते हुए सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वो डिसाइड करेगा कि कौन सा लॉ लगाना है। ठीक है, एक आपको ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है, अब ये मुझे ध्यान नहीं कौन सा वो है, ठीक है, कौन से लैंग्वेज का है,
बोला गया कि डिसाइडेड एक्स एक्वेटो एट बोनोर एस एमिसेबल। तो ये एक्वेटो अगर आप देखोगे एक्स एक्वेटो तो इसमें एक वर्ड आता है, मतलब थोड़ा सिमिलर है इक्विटी से। इक्विटी का मतलब क्या होता है? समानता। मतलब जहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है, रिक्वायर्स एक्सप्रेशन ऑथोराइजेशन फ्रॉम पार्टीज। मतलब सीधा सा अगर अपन कहें कि जहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है तो दोनों को इक्वालिटी पर देखते हुए जस्ट एंड फेयर लॉ के हिसाब से वहाँ पर आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ट्रेड यूजेस के हिसाब से कुछ है तो उसको यहाँ पर अकाउंट फॉर किया जाएगा और एज़ पर जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही जो यहाँ पर जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो दिया जाएगा। क्या बोला गया देखिए, ऑब्लिगेटरी फॉर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाइल डिसाइडिंग एंड मेकिंग डिसीजन या फिर अवार्ड एज़ पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कब बात की गई है? जब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में है या फिर ट्रेड यूजेज ही ऐसे है तो उसके अकॉर्डिंग उसको अकाउंट फॉर करते हुए यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ सेक्शन 28 में बात की गई है और इसको अगर आप बुक से पढ़ोगे तो ये बिल्कुल ही समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड में दिया हुआ है, मैंने कहीं ना कहीं से निकाल के इसको समराइज वे में थोड़ा समझ के अपने वर्ड्स में यहाँ पर उतारा है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाता है अपने पास। सेक्शन 29 आता है, डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। अब जो इतनी देर से अपन बात करते आ रहे थे कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये करेगा वो करेगा, तो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बात की गई कि क्या ये केवल एक ही हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो वही सेम लाइन दोहराई गई है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज। अगर ग्रेटर देन वन आर्बिट्रेटर है तो वो जो डिसीजन लेंगे वो बाय मेजोरिटी होना चाहिए। यानी कि मान के चलो अगर 10 आर्बिट्रेटर है तो मेजोरिटी कितना होगा? 5 से ज़्यादा होगा। तो 5 से ज़्यादा जो डिसीजन लेंगे उस पर ही जो यहाँ पर वो डिसीजन माना जाएगा। तो एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर है तो डिसीजन बाय मेजोरिटी होना चाहिए। सेकेंडली, बट क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर जो है यहाँ पर, मतलब किस तरह का प्रोसीजर चलेगा उस पर जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे वो डिसाइड करने का राइट किसके पास है? प्रीसीडिंग आर्बिट्रेटर। मतलब 5, मान के चलो 5 आर्बिट्रेटर यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे तो इस प्रीसीडिंग वाले आर्बिट्रेटर के पास ही राइट होगा कि वो क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर यहाँ पर डिसाइड करे। ठीक है, सेक्शन 29 इतनी से यहाँ पर बात करते हैं। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये बॉक्स में जो यहाँ पर गिवन है ये बेयर एक्ट के हिसाब से शायद उठाया गया है और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। मतलब डबल उन्होंने ऐसे प्रोविज़न को लिख रखा है। तो सिर्फ आप वो मेन ऊपर वाला ही पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। एग्जाम्पल से यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद बोला गया टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, सेक्शन 29। देखिए ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 29 है, थोड़ा बड़ा भी है इधर से, और एक 29B करके भी है, ये रहा। ठीक है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे आप फास्ट ट्रैक बैच लेते हो, एक रेगुलर बैच लेते हो, ठीक है, तो उसमें डिफरेंस क्या है, वैसे ही यहाँ पर एक बात की गई है कि नॉर्मल आर्बिट्रेशन में क्या डिफरेंस है और एक फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में क्या डिफरेंस है, उसकी टाइम लिमिट क्या है आर्बिट्रेशन अवार्ड की और फास्ट ट्रैक वगैरह की क्या बात की है। तो इसको किस में डिस्क्राइब किया अपन ने? सेक्शन 29A में और सेक्शन 29B में। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल आर्बिट्रेशन वाले की कि टाइम लिमिट क्या है आर्बिट्रेशन अवार्ड की। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पर। पहला पॉइंट क्या बोला गया कि अवार्ड अदर देन इंटरनेशनल वाला दे देना चाहिए विद इन 12 मंथ फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ रिक्वेस्ट। मतलब जब पार्टी ने जो यहाँ पर प्लीडिंग वगैरह की है, रिक्वेस्ट की है, उससे लेकर 12 मंथ में जो यहाँ पर अवार्ड यहाँ पर दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, और बोला गया सेकंड पॉइंट, अगर विद इन 6 मंथ में ही कर दिया गया तो जो एग्रीड एडिशनल फीस है वो पार्टी से ले सकता है। कौन? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। मतलब मान के चलो कि 12 महीने डिसाइड किए थे, अगर उससे जल्दी ही वो कर पा रहा है तो उसके रिगार्डिंग वो एडिशनल फ़ीस भी लेगा कि भाई मेरे इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगे, मेरी इतनी ज़्यादा टीम लगी वगैरह, ऐसा कुछ कह सकता है कि उसके रिगार्डिंग मुझे एडिशनल फ़ीस चाहिए। तो वो एडिशनल फ़ीस अगर एग्रीड की गई है पहले से तो वो पार्टी से भी ले सकता है। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया, पार्टी चाहे तो 12 मंथ के पीरियड में, मतलब 12 मंथ के पीरियड को फर्दर 6 महीने से और एक्सटेंड कर सकती है। यानी कि अगर अपन नेट में देखें तो 18 मंथ तक जो यहाँ पर ये प्रोसीडिंग्स जा सकती है 12 मंथ से
18 मंथ्स तक। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या बोला कि 18 मंथ से भी अगर आपको ज़्यादा चाहिए एक्सटेंशन, तो ये डिसीजन किसके पास चला जाएगा? कोर्ट के पास चला जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि डिले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की तरफ से हो रहा है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की फ़ीस काटेगा। कितनी? 5%, और वो 5% पर मंथ के हिसाब से होगी। ठीक है, और वो एक्सटेंशन उनको ग्रांट कर सकता है, उसको जैसा अप्रोप्रिएट लगे। किसको? कोर्ट को। फिफ्थ पॉइंट बोला गया कि एक्सटेंशन पार्टीज़ के कहने पर 12+6 वाला उसके अलावा जो दिया जा सकता है, मतलब जो पार्टी इसके अलावा ये 12+6 वाला था 18 मंथ्स का एक्सटेंशन, 6 मंथ वाला एक्सटेंशन, इसके अलावा भी पार्टीज़ को जो एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अब ये कोर्ट पर डिसाइड करेगा। कोर्ट जो है सब्सटीट्यूट भी कर सकता है आर्बिट्रेटर को कि भाई ये आर्बिट्रेटर ज़्यादा प्रोसीडिंग्स को बढ़ा रहा है, टाइम वगैरह बहुत ज़्यादा लगा रहा है। ठीक है या फिर कुछ सही नहीं कर रहा है, तो उसको रिप्लेस करके दूसरा आर्बिट्रेटर कर सकता है अपॉइंट। प्रोसीडिंग्स बाय सब्सटीट्यूट आर्बिट्रेटर वहाँ से शुरू होगी जहाँ तक पिछले ने छोड़ी थी। मतलब पिछला आर्बिट्रेटर जहाँ तक काम छोड़ के गया है, जहाँ से उसको हटाया गया है, वहीं से ही नया आर्बिट्रेटर उसके काम को संभालेगा। ठीक है, कितना भी % वो कर चुका होगा, वहाँ से वो आगे फर्दर कंटिन्यू करेगा। 8th पॉइंट बोला गया कि कोर्ट चाहे तो एक्चुअली या फिर एग्जाम्पलरी कॉस्ट भी लगा सकता है पार्टीज़ पर। ठीक है, 9 पॉइंट बोला गया कि 12+6 वाले से ज़्यादा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन का जवाब को जो है कोर्ट को 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस नोटिस से दे देगा। मतलब पार्टीज़ क्या करी कि वो बोल रही है हमको 18 मंथ से भी ज़्यादा एक्सटेंशन अब चाहिए, तो कोर्ट बोलेगा कि आप एप्लीकेशन दे दो। अब जब भी उसको एप्लीकेशन मिल जाएगी, उससे कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर जो है वो जवाब दे देगा कि हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बात की गई। अब बात कर लेते हैं फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स के बारे में। तो जैसा अपन ने बात करी थी कि जो नॉर्मल आर्बिट्रेशन है अवार्ड है 12 मंथ के अंदर दे दिया जाना चाहिए, पर फास्ट ट्रैक अवार्ड जो यहाँ पर आधा रखा गया, जस्ट उसका आधा, यानी कि विदिन 6 मंथ के अंदर अपना फास्ट ट्रैक प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उन्हें एग्री करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, मतलब उसी टाइम पर उनको कंप्लीट, मतलब ये चीज़ एग्रीमेंट में डालनी पड़ेगी कि 6 महीने के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। और पार्टीज एग्री करेगी कि रिजॉल्व करने वाला सोल आर्बिट्रेटर ही होगा। मतलब इस केस में, फास्ट ट्रैक वाले केस में, हम एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते, केवल सोल आर्बिट्रेटर ही होगा जो उसमें काम करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? प्रोसीडिंग्स एज पर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स से चलेगी। अब ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स की बातें क्या है कि केवल रिटर्न में अपन सारी चीज़ें करेंगे, ओरल में कोई भी चीज़ यहाँ पर हियरिंग वगैरह में नहीं होगी। और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है कैन कॉल एनी पार्टीज फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ओरल हियरिंग तभी होगी जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को सही लगे फिर पार्टीज रिक्वेस्ट करें, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिमूव कर देगा टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ को। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है, कम से कम टाइम में उसको करना है, तो वो क्या करेगा कि कुछ टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ है जो इसमें की जा रही है, किसमें? नॉर्मल वाले में, तो उसको रिमूव कर सकता है। और 6 मंथ में अवार्ड देना पड़ेगा, ये अपन ने स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया है पॉइंट 1 में। 6 मंथ में नहीं दिया, उसके अलावा डिले हुआ, तो वही 5% वाला, मतलब उसकी कॉस्ट में से 5% यहाँ पर डिले का काट लिया जाएगा, जैसे इसमें काटा गया था पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो सेम तरह से यहाँ पर भी 5% वाला रिडक्शन अप्लाई हो जाएगा। और फीस उतनी ही पार्टीज पे करेगी आर्बिट्रेटर को जितनी उनके बीच में स्टार्टिंग में डिसाइड हुई है। यहाँ पर अपन क्या कर लेते थे कि अगर वो जल्दी कर दे रहा है, तो अगर उन्होंने पहले एग्री कर रखा है तो वो एडिशनल फ़ीस ले सकता है। इसमें यहाँ पर बोला है फ़ीस उतनी ही पे करेंगे जितनी उनके बीच में यहाँ पर डिसाइड हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है अपने पास सेक्शन 29A और 29B। ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ईजी वाला है, बस बुक में बहुत बड़ा दे रखा है आपको। ये कुछ पॉइंट इसमें क्या है, आर्बिट जो साइट सी है आपके पास, इसमें अगर आप सुन भी लोगे ना तो काम बन जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, एक नॉलेज जब हो जाती है ना तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाते हो। तो सेक्शन 30 पे अपन बढ़ते हैं। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट, अब पार्टीज़ बोल रही है कि आपको फर्दर प्रोसीडिंग्स वगैरह के लिए नहीं जाना है। ठीक है,
हम आपस में सेटल कर रहे हैं मामला, आप जो है कोई अवार्ड वगैरह तक मत जाओ, ठीक है। अवार्ड में अपन ने देखा था एक सेटलमेंट अवार्ड, तो वो वाला केस इस सेटलमेंट वाले से ही आता है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का पर्पस डिस्प्यूट को जल्दी जल्दी सेटल करना होता है, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, प्रोसीडिंग्स के बीच में भी, यानी कि प्रोसीडिंग्स चल रही है आर्बिट्रेशन की, तो उसके बीच में ही क्या कर सकता है, वो सेटलमेंट के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी सेटलमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, मेडिएशन किया जा सकता है, कंसिलिएशन किया जा सकता है, या फिर अदर प्रोसीजर्स भी वो यूज़ कर सकता है ताकि सेटलमेंट हो जाए पार्टीज़ के बीच में। सेकेंड पॉइंट बोला गया, अगर प्रोसीडिंग्स के बीच में पार्टीज सेटल करना चाहती है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स को पहले टर्मिनेट करेगा और फिर एग्रीड टर्म्स पर आर्बिट्रल अवार्ड वाले फॉर्म में सेटलमेंट रिकॉर्ड करेगा। मतलब आर्बिट्रल अवार्ड वो बनाएगा, उसमें बोल देगा कि ये सेटलमेंट हमने कर दिया है, और उसको क्या नाम देंगे अपन, सेटलमेंट अवार्ड, ठीक है। और ये कब किया जाएगा, केवल जब ही किया जाएगा जब दोनों पार्टीज एग्री है उस बात पर कि हमको सेटलमेंट करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया, देखिए आर्बिट्रल अवार्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 31 होना चाहिए। 31 आगे अपन आगे देखेंगे। और शो दैट वो आर्बिट्रल अवार्ड जो है यहाँ पर, उसमें ये पता होना चाहिए, उसमें ये लिखना चाहिए कि हमारा ये आर्बिट्रल अवार्ड है, कि हमने सेटलमेंट किया है, मेडिएशन किया है, ये चीज़ उसमें लिखनी चाहिए। फोर्थ, एग्री टर्म्स वाला सेटलमेंट, एग्री टर्म्स वाला यानी कि सेटलमेंट, उसमें आर्बिट्रल अवार्ड का सेम इफेक्ट होगा। जैसे कि इसको मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा के बताऊँ। जैसे कि मान के चलो ये एक टाइमलाइन है, इसमें क्या क्या है कि डिस्प्यूट वगैरह पहले डाला गया, आर्बिट्रेशन किया जा रहा था, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन पूरा हुआ और फिर यहाँ पर आर्बिट्रल फाइनल अवार्ड दिया गया, और मान के चलिए पूरा फाइनल तक नहीं चला और बीच में यहाँ पर सेटलमेंट कर लिया गया। तो ये जो इसका इफ़ेक्ट जो था, इसका जैसा इफ़ेक्ट था, इसके जैसे रिवॉर्ड थे, सेम वैसे ही रिवॉर्ड सेटलमेंट में भी अपन मानते हुए चलेंगे कि सेम जैसा इफ़ेक्ट फाइनल अवार्ड का होता, पूरा सेटलमेंट वगैरह अगर हो जाता फाइनल सेटलमेंट, तो सेम इफ़ेक्ट अपन सेटलमेंट वाले में भी देखते हैं। यानी कि फाइनल अवार्ड अगर आता तो उसमें क्या क्या रिवॉर्ड्स वगैरह होते, इफेक्ट वगैरह होते, स्टेटस वगैरह होते, सेम इफेक्ट अपन सेटलमेंट वाले केस में भी लगाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाता है आपके सेक्शन 30 सेटलमेंट। बुक से पढ़ सकते हो, एक एक पॉइंट मैंने वही दे रखा है, मतलब मैंने खुद से पढ़ के ही लाइनें उधर लिखी है, तो आपको ऐसे नहीं होगा कि ये थर्ड पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। आप आसानी से पढ़कर वहाँ पर बुक में रेफ़र कर सकते हो। जैसे कि इधर का थर्ड पॉइंट है तो वो इधर का थर्ड पॉइंट ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अपने हैं फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। अब देखो सेटलमेंट वगैरह हो चुका है, या फिर फाइनल जो बातें हैं वो सेटल होने जा रही है, पूरा प्रोसीडिंग्स वगैरह चल चुकी है, बात सही होने जा रही है, तो जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाएगा वो एक रिटर्न फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे बोल के तो नहीं दिया जाएगा कि चलो तुम्हारे बीच में सेटलमेंट हो गया या तुम्हारे बीच में ये प्रोसीडिंग्स वगैरह पूरी हो गई है, एडजॉर्न जो हमको एडजॉर्नमेंट करना था, सॉरी जो भी अवार्ड हमको देना था हम दे चुके हैं, ऐसा तो होगा नहीं, उनको रिटर्न में यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये रिटर्न में जो देंगे उसमें क्या क्या बातें आएंगी, उसका फॉर्म क्या कौन सा होगा, कंटेंट क्या क्या होंगे, वो चीज़ें सेक्शन 31 में बात की गई है। बोला गया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोला गया कि जो फॉर्म एंड कंटेंट होगा आर्बिट्रल अवार्ड का, सबसे पहले आर्बिट्रल अवार्ड रिटर्न में होगा, सभी पार्टी द्वारा साइन होगा कि हम जो है इस आर्बिट्रल अवार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। और जहाँ पर भी एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर है तो सभी का सिग्नेचर लगेगा, पर एक से ज़्यादा मतलब वो सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं तो उसका रीज़न वहाँ पर देना पड़ेगा कि जो भी आर्बिट्रल अवार्ड है इसमें सभी का सिग्नेचर नहीं है, तो उसका रीज़न वो प्रोवाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया कि आर्बिट्रल अवार्ड पर उसका रीज़न मेंशन होना चाहिए कि किस लिए आर्बिट्रल अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें पॉइंट पहला बोला गया कि दोनों पार्टीज एग्री कर जाए कि रीज़न मत लिखो, तो उस केस में रीज़न नहीं लिखे तो भी चलेगा। ये जो रीज़न मेंशन करने वाली लाइन है, अगर पार्टी एग्री कर जाए तो नहीं लिखेगा। सेक्शन 30 वाला सेटलमेंट वाला आर्बिट्रल अवार्ड हो तब उस केस में, मतलब सेटलमेंट कर रहे हो आप कौन सा सेक्शन 30 वाला, उसमें उस केस में भी आपको आर्बिट्रल अवार्ड में ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि हम सेटलमेंट के थ्रू जो यहाँ पर आर्बिट्रल अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दो केस है जहाँ पर आर्बिट्रल अवार्ड में अगर आप
रीज़न नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कौन कौन से 2 रीज़न है? अगर पार्टी एग्री कर जाए कि हमको रीज़न नहीं लिखना है, और सेक्शन 13 यानी कि सेटलमेंट अगर आपने किया है तो भी रीज़न नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। 4th पॉइंट बोलेगा कि आर्बिट्रल अवार्ड में ये बताया जाता है कि सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग उसका डेट एंड प्लेस डिसाइडेड है, और यही माना जाएगा कि आर्बिट्रल अवार्ड भी वहीं पर ही दिया गया है। मतलब जो प्लेस उन्होंने डिसाइड किया गया था वो एज़ पर एग्रीमेंट है, ठीक है, वो उन्होंने डिसाइड किया और वहीं पर यह अवार्ड वगैरह दिया गया है। 5th पॉइंट बोला गया कि आर्बिट्रल अवार्ड बनने के बाद उसकी साइंड कॉपी हर एक पार्टी को भेज दी जाएगी, सेंड कर दी जाएगी। 6th पॉइंट बोलता है कि अब प्रोसीडिंग्स चलते समय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चाहे तो इंटरिम अवार्ड भी दे सकता है और फाइनल अवार्ड भी दे सकता है। ये चीज़ अपन ने ऊपर ही डिस्कस कर लिया ताकि आपको आगे पॉइंट समझ में आए, ठीक है। तो चाहे तो वो अपने हिसाब से इंटरिम भी दे सकते हैं या फिर फाइनल भी दे सकते हैं। और आर्बिट्रल अवार्ड अगर पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है, मतलब आर्बिट्रल अवार्ड जैसे कि एक पार्टी ने क्लेम किया कि मेरे को 50,000 रुपये लेने हैं उससे और वो दे नहीं रहा, तो अगर ये पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड हो गया आर्बिट्रल अवार्ड, तो आर्बिट्रल अवार्ड में हम ये भी बातें मेंशन करेंगे, इंक्लूड करेंगे कि कितने पीरियड का इंटरेस्ट दिया जाएगा प्लस कितने पीरियड का इंटरेस्ट दिया जाएगा बिकॉज ऑफ कॉज ऑफ एक्शन बिटवीन अवार्ड मिलने की डेट से, मतलब जहाँ से एक्शन उन्होंने अराइज किया वहाँ से लेकर अवार्ड मिलने की डेट तक उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। इतने समय तक उसने पैसा होल्ड करके रखा तो इस पर इंटरेस्ट की यहाँ पर बात की गई है, और कितना अमाउंट जो यहाँ पर उस पर हम इंटरेस्ट देंगे। मान के चलो 50,000 की बात की गई थी कि 50,000 उसको दूसरी पार्टी को देना है, पर दूसरी पार्टी बोलती है कि 40,000 ही उस पर ही हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है पूरा भी हो सकता है या फिर कोई पार्ट भी हो सकता है, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट देंगे। अब क्या बोला गया, देखिए अगर आर्बिट्रल अवार्ड में ऐसा कुछ डाला नहीं गया है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी, मतलब किस रेट पे अपन इंटरेस्ट देंगे। तो मार्केट में जो भी करंट रेट चल रही है प्लस 2% इंटरेस्ट, मतलब 2% ज़्यादा देंगे मार्केट रेट की इंटरेस्ट है, अगर पहले डिसाइड नहीं किया है। अब ये 2% ज़्यादा इसलिए डाला गया ताकि पार्टीज़ पहले से ही यहाँ पर मेंशन कर दे कि, मतलब दूसरी पार्टी पहले से ही मेंशन करवा दे कि कितना इंटरेस्ट वो देगा, ठीक है, कितना इंटरेस्ट वो पे करेगा अगर डिले होता है तो, मतलब इस पीरियड का। 8 पॉइंट बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेक्शन 31A के अकॉर्डिंग होगी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो डिसाइड करेगा, ठीक है। ये नॉर्मल पॉइंट अपन ने पढ़ लिया है सेक्शन 31 के, और यहाँ से भी आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। तो अब अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 31A की। इसमें बात की गई रिजाइम ऑफ कॉस्ट, ठीक है। रिजाइम क्या होता है, एक तरह से एक तरीका होता है, एक मेथड होता है कॉस्ट को डिसाइड करने का। जैसे इनकम टैक्स में होता है अपने पास टैक्स रिजाइम, ठीक है, उसमें अपन डिसाइड करते हैं कि टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। वैसे ही यहाँ पर रिजाइम ऑफ कॉस्ट यानी कि कॉस्ट किस तरह से डिसाइड हो जाएगा वो सेक्शन 31A में अपने बात की गई है। अगर कोर्ट या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास इस एक्ट के अंदर, ठीक है, कोई तरीका है डिसाइड करने का कि इस तरह से हम कॉस्ट को डिसाइड करेंगे, और ये जो डिसीजन लिया जा रहा है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए ना लिया जाए, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो कोर्ट या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास कोई तरीका है डिसाइड करने का जहाँ पर ये डिसाइड कर लिया जाएगी कॉस्ट एक पार्टी दूसरी पार्टी को कितनी देगी, ठीक है, वो कॉस्ट का अमाउंट क्या होगा और वो कॉस्ट जो है कब तक यहाँ पर पे कर दी जाएगी। अगर ये डिसाइड करने का तरीका उनके पास है तो यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में की गई है। सेकंड पॉइंट, डिसाइड करने का तरीका अगर उनके पास नहीं है तब क्या करेगा, कोर्ट या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि जनरल रूल ये है कि अनसक्सेसफुल पार्टी क्या करेगी, कॉस्ट पे करेगी सक्सेसफुल पार्टी को, ठीक है। अनसक्सेसफुल यानी कि जो हार गई है, जो पार्टी हार गई है वो पार्टी जीतने वाली पार्टी को क्या करेगी, कॉस्ट पे कर देंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर की गई है जनरल रूल के हिसाब से। सेकंड बात की गई, या फिर जनरल रूल से हटकर अगर अपन बात करें डिफरेंट ऑर्डर में, तो डिफरेंट ऑर्डर में भी कोर्ट या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोल सकता है, पर उसके लिए जो है उनको रीज़न जो यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग में रिकॉर्ड वो क्या कर सकते हैं, वो रीज़न डिसाइड करेंगे कि इस बेसिस पर हमने कॉस्ट को डिसाइड किया है। अब ये डिफरेंट ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो ये बात की गई कि दोनों पार्टी जो है 50-50 यहाँ पर पे करेगी कॉस्ट,
ठीक है। तो वो 50-50 पे करेगी, चाहे से कोई पार्टी जीती है कोई पार्टी हारी है। या वो ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कोई अलग ही रेशो कि 30% ए यहाँ पर पे करेगा और 70% यहाँ पर बी करेगा टोटल 100% कॉस्ट का, ठीक है। तो ऐसे भी डिसाइड हो सकता है डिफरेंट ऑर्डर। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया कि कॉस्ट कौन सी पार्टी बियर करेगी, ये डिसाइड करते समय कोर्ट या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो यहाँ पर इन सभी बातों को मद्देनज़र रखेगा। मतलब कॉस्ट कौन सी पार्टी पे डालना है, कौन सी पार्टी बियर करेगी, ये डिसाइड करते समय कुछ बातें हैं जो कोर्ट ध्यान रखेगा कि उसका कंडक्ट या फिर उसका बिहेवियर कैसा है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोला कि कोई पार्टी है जो पार्टली सक्सीड हो रही है, पार्टली विन कर रही है, तो उसकी बातों को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। थर्ड पॉइंट, कोई पार्टी ने झूठा आरोप लगाया, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं अपन, फ्रिवोलियस, यानी कि सिमिलर टू फॉल्स वर्ड से सिमिलर है फ्रिवोलियस, ठीक है। फ्रिवोलियस काउंटर क्लेम अगर उसने लगाया है, ये वर्ड जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में डाला है। तो कोई पार्टी ने अगर झूठा आरोप लगाया जिसके कारण डिले हुआ है किसमें, प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर कॉस्ट डिसाइड करते समय वो ध्यान देगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, एक पार्टी ने सेटलमेंट के लिए हाथ बढ़ाया पर दूसरी पार्टी ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मेरे को सेटलमेंट नहीं करना, ठीक है। तो इन बातों को जो यहाँ पर कोर्ट या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फीस को डिसाइड करते टाइम यहाँ पर ध्यान रखेगी, ठीक है। फोर्थ क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोर्ट या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट के साथ वो यह भी ऑर्डर दे सकते हैं कि कौन सी पार्टी पे करेगी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई है कि मान के चलो बात की गई है कि ए जो है यहाँ पर एक पोर्शन 40% मान के चलो या फिर 50% एक पार्टी पे करेगी दूसरी को, ठीक है। मान के चलो एक एग्जांपल ही मैं लेता हूँ यहाँ पर क्या बोला गया, अ पोर्शन ऑफ अनदर पार्टीज कॉस्ट, मान के चलो ए और बी है, ठीक है। इसको बोला गया कि आप 50 रुपये पे करोगे, आप 60 रुपये पे करोगे। पर अब कोर्ट क्या चाह रहा है, कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है कि ये पार्टी ये जो है यहाँ पर 50 तो पे करेगी, पर इस 60 रुपीज़ का यानी कि बी वाले का 50% और जो यहाँ पर पार्टी ए को ही पे करना पड़ेगा, यानी कि 30 रुपीज़, यानी कि पार्टी ए कितना रुपये पे कर रही है एक्चुअल में 80 रुपीज़, ठीक है। तो ये डिसाइड कर सकता है वो किसके पास राइट है, कोर्ट या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास में। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, जस्ट अ मिनट, ओके। तो सेकंड पॉइंट बोला गया स्टेटेड अमाउंट, मतलब कोई अपने फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लिया है कि दूसरी पार्टी की कॉस्ट का वो अमाउंट वो पे करेगी। अभी अपन ने परसेंटेज देखा था, सेम अगर वो फिक्स अपन ने कर दिया कि 5,000 रुपये, 25,000 रुपये, मतलब पार्टी बी का जो था यहाँ पर कि 50 रुपये में से मान के चलो 30 रुपये ए पे करेगी, तो अपन ने फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लिया, तो स्टेटेड अमाउंट भी हो सकता है वो। कॉस्ट अंटिल, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की 12 जनवरी तक की जो भी कॉस्ट है वो ये पे करेगा और उसके बाद की ये पे करेगा, ऐसा भी डिसाइड कर सकती है कि यहाँ तक का, यानी अंटिल यानी कि यहाँ तक का, और फ्रॉम मतलब इससे आगे तक का, उस डेट को भी डिसाइड कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, कॉस्ट इनकर्ड बिफोर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट, मतलब प्रोसीडिंग्स चलने से पहले जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो उसकी कॉस्ट भी जो है डिसाइड कर सकती है कि वो ए पार्टी पे बियर करेगी या फिर बी पार्टी बियर करेगी। कॉस्ट रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्टेप्स टेकन इन प्रोसीडिंग, मतलब मान के चलो कि हम प्रोसीडिंग्स वगैरह चला रहे हैं, ठीक है। अब पार्टी बी चाह रही है कि एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करे, तो एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करेगी तो कॉस्ट आएगी ज़्यादा। तो पर्टिकुलर स्टेप लेने के चक्कर में जो यहाँ पर कॉस्ट अराइज हुई है उसको भी यहाँ पर अपन कंसिडर करते हुए चलेंगे। जैसे कि नानी को अपन ने गाँव से बुला लिया, ठीक है। नानी को गाँव से बुलाने का मतलब नानी ही एक ऐसी पर्सन है जो उन दोनों के बीच में झगड़ा सुलझ हो सकती है, तो उससे रिलेटेड जो यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया कि उनको बुला लिया, भाई नानी ने जो झगड़ा सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, बस एक फन फैक्टर के लिए एग्जांपल लिया है, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब कॉस्ट रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग के डिस्टिंक्ट पार्ट के तौर पे भी वो कॉस्ट हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट अंटिल, ये सेम है, ठीक है, ये इससे सेम है, बस यहाँ पर कॉस्ट की जगह किसकी बात की गई, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर अपने कंप्लीट हो चुका है कौन सा वाला पॉइंट,
कॉस्ट जो रिजाइम ऑफ कॉस्ट है सेक्शन 31 है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है, मतलब जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसिडर किए हैं वो पॉइंट आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेक्शन 32 के टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब कोई चाहे तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई पार्टी अगर चाहे तो, मतलब किसी पार्टी के केस में अगर वो इस तरह का काम कर देती तो प्रोसीडिंग्स वगैरह टर्मिनेट हो सकती है। तो वो प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट जो है यहाँ पर पूरी डिटेल में बात की है कि किस किस केस में यहाँ पर प्रोसीडिंग्स को अपन टर्मिनेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट बोला गया कि बाय फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड या फिर ऑर्डर मेंशन इन सबसेक्शन 2, मतलब या तो इस वाले पॉइंट की वजह से या फिर फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड आ चुका है उस केस में जो यहाँ पर टर्मिनेशन की जा सकती है प्रोसीडिंग्स। मतलब अगर पूरा मामला ही सुलझ चुका है तो प्रोसीडिंग्स को तो टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। तो फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड के समय टर्मिनेशन होगा प्रोसीडिंग्स का, या फिर सेकंड पॉइंट की वजह से टर्मिनेशन होगा। अभी सेकंड पॉइंट क्या है, बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल वेयर टर्मिनेशन डन ड्यू टू विड्रॉल ऑफ क्लेम, मतलब जो सामने वाली पार्टी ने क्लेम किया था उसको ही विड्रॉ कर लिया उसने कि मेरे को भी ये क्लेम नहीं करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोला गया कि पार्टीज एग्री टू टर्मिनेट, दोनों पार्टीज एग्री कर जाते कि हमको आगे नहीं बढ़ाना इस मामले को, हमको यहीं पे ही टर्मिनेट करते हुए चलना है, तो उस केस में भी टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है या फिर ज़रूरी नहीं है। मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही अब सोच रहे हैं कि इस प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये कुछ इतना अच्छा मैटर नहीं बच्चों का, कुछ ढंग का मैटर नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि मैंडेट रीजन विथ कंसिडरिंग सेक्शन 33 का सबसेक्शन 4 30 डेज वाला एंड सेक्शन 34 का सेटलमेंट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। मतलब क्या बोल रहा है कि मैंडेट रीजन हो जाए सेक्शन 33 सबसेक्शन 4 के हिसाब से, सेक्शन 33 सबसेक्शन 4 आगे आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं दिखाई देता हूँ आपको, सेक्शन 33 का सबसेक्शन 4 इस वाले पॉइंट की वजह से जहाँ पर दोनों पार्टीज एग्री करे कि दूसरी पार्टी को नोटिस देते हुए रिक्वेस्ट कर सकती है कि आर्बिट्रल अवार्ड में कुछ रहे, इसी की बात हो रही है 33 का सबसेक्शन 4। ओके, हाँ, तो एडिशनल अवार्ड की जगह एडिशनल अवार्ड के टाइम अपन जो है प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पूरे अवार्ड कंप्लीट नहीं हो जाते, जैसे कि ABCD वाला पॉइंट था, ABC तो हो चुका, फाइनल अवार्ड आ चुका उस पर। ठीक है, D वाला पॉइंट रह गया था, तो D वाले पे एडिशनल अवार्ड करके उस अपने ख़त्म कर दिए। तो एडिशनल अवार्ड अपन जब दे रहे हैं उस टाइम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन 34 की बोला है कि कब आर्बिट्रल अवार्ड को अपन सेट असाइड कर सकते हैं, एक तरफ कर सकते हैं, तो उस केस में भी जो है प्रोसीडिंग्स को यहाँ पर टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, ये अपने हो जाता है कौन सा, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट सेक्शन 33 आता है अपने पास, करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड। तो इस चार्ट की तो सबसे पहले पूरा प्रोसेस अपन समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आगे के जो पॉइंटर वगैरह है वो अपन पढ़ेंगे। मान के चलो ट्रिब्यूनल जो है आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने क्या दे दिया यहाँ पर, सबसे पहले आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया है। अब आर्बिट्रल अवार्ड देने के विदिन जो स्पेसिफाइड डेज है, यानी कि 30 दिन बाय डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में, जब तक पार्टीज ने कोई स्पेसिफाइड डेज डिसाइड नहीं किया है, उस 30 दिन में जो यहाँ पर उनको पता लग चुका है कि करेक्शन वगैरह करवाना है, कुछ इंटरप्रिटेशनल वगैरह पॉइंट वगैरह डलवाना है अपन को, या फिर एडिशनल अवार्ड वगैरह अपन को लेना है, तो वो क्या करेगी, जो पार्टीज़ है 30 दिन के अंदर ही उनको जो ये काम करना पड़ेगा। वो क्या करेगी, एक पार्टी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी नोटिस देगी और दूसरी पार्टी को भी नोटिस देगी कि ये पॉइंट है, यानी कि ये करेक्शन वगैरह करवाने, इस इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड इशू है, या फिर ये एडिशनल अवार्ड देना रह गया है। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को भी नोटिस देगी और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी नोटिस दिया जाएगा। अब नोटिस मिलने से क्या करेगा, विदिन 30 दिन के अंदर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो रिप्लाई कर देगा कि इससे रिलेटेड मतलब ये जो मैटर है वो हम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, 30 दिन के अंदर उनको रिप्लाई दे देगा, और 60 दिन के अंदर वो क्या कर देगा, एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड यहाँ पर उनको प्रोवाइड कर देगा। 30 दिन के अंदर रिप्लाई और 60 दिन के अंदर वो उसको फर्दर आर्बिट्रल अवार्ड दे देगा। ठीक है, जो इससे एडिशनल वाला, तो यही बात की गई है। पहला पॉइंट बोला गया कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस देने के बाद विदिन 30 डेज में फ्रॉम
आर्बिट्रल अवार्ड जो डिसाइडेड डेज है, यानी कि ये वाले या तो 30 दिन या फिर एनी अदर स्पेसिफाइड डेज, वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकती है फॉर करेक्शन। करेक्शन किससे रिलेटेड होता है? या तो कंप्यूटेशन एरर हो गया, ठीक है, मतलब हमने 10 + 10 20 होना चाहिए था, पर 10 + 10 30 कर दिया है, या तो कंप्यूटेशनल एरर हो सकता है या फिर क्लैरिकल एरर हो सकता है। यानी कि जैसे कि 505 अपन को लिखना था, अपन ने उसको 50 कर दिया, ये क्लैरिकल इशू हो सकता है, या फिर टाइपिंग एरर हो सकता है, ठीक है, या फिर एनी अदर एरर जो कि सिमिलर नेचर के हैं इनसे, वो उस तरह का करेक्शन वो यहाँ पर करवा सकती है। बी पॉइंट क्या बोला गया यहाँ पर, अगर पार्टीज एग्री करे तो रिक्वेस्ट कर सकती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से फॉर इंटरप्रिटेशन। मतलब मान के चलिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, इसमें ये 3 पैराग्राफ 4-5 पैराग्राफ दिए हुए, ठीक है, इसमें से लास्ट वाले जो 2 पैराग्राफ है उनके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड इशू अपन को आ रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो यहाँ पर उससे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से जो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको जो इस स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड इशू है और इस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दैट अवार्ड से रिलेटेड इशू है, ठीक है, तो उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं कि अगर सबसेक्शन 1 की रिक्वेस्ट से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होगा तो 30 दिन के अंदर रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट से, मतलब जब भी उसको रिक्वेस्ट मिली है उससे 30 दिन के अंदर वो रिप्लाई दे देगा, जो रिक्वेस्ट किया गया है वो प्रोवाइड कर देगा, एंड आर्बिट्रल अवार्ड का एक और पार्ट के तौर पर माना जाएगा। क्या बोला गया देखिए कि जब भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया उससे 30 दिन के अंदर वो रिप्लाई करेगा और 30 दिन में वो जो यहाँ पर वो चीज़ रिजॉल्व करके दे देगा। और क्या बोला गया है कि जो वो रिजॉल्व करके देगा उसको आर्बिट्रल अवार्ड का एक पार्ट ही माना जाएगा, उसी को मतलब ऐसा माना जाएगा कि वो आर्बिट्रल अवार्ड ही है, उसी के पार्ट के तौर पर अपन उसको मानेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बोला गया करेक्शन वाले पार्ट को लेकर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को खुद को एरर पता लगता है, मतलब ये जो एरर यहाँ पर पार्टीज रिक्वेस्ट करेगी ये एरर सुधार दो, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद को भी पता लग जाता है कि ये करेक्शन वगैरह इसमें गलत हो गया, करेक्शन वगैरह करना है, ठीक है, ये चीज़ें रह गई है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है खुद से भी जो है क्या कर सकता है, ओन इनिशिएटिव से भी वो करेक्शन कर सकता है बिना किसी की रिक्वेस्ट किए। और ये काम कब करेगा वो, विदिन 30 डेज फ्रॉम आर्बिट्रल अवार्ड ओनली, ठीक है, उसके पास भी सिर्फ 30 दिन का ही टाइम दिया गया है कि 30 दिन में वो करेक्शन कर सकता है। फोर्थ, दोनों पार्टीज अगर एग्री करे तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस देते हुए ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से कुछ अवार्ड लिखना रह गए, मतलब 4 पॉइंट अपने बात हुई थी पर 3 पॉइंट ही अवार्ड के तौर पर दिए गए, 4th पॉइंट रह गए, तो क्या कर सकता है, जो प्रोसीडिंग्स के जब में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, वो एडिशनल अवार्ड ऐड करने के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। 5th पॉइंट बोला गया कि सबसेक्शन 4 वाले पॉइंट अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को जस्टिफाइड लगता है, सबसेक्शन 4 यानी कि ये वाला कि कुछ एडिशनल अवार्ड ऐड कर दो, उससे रिलेटेड रिक्वेस्ट अगर उसको जस्टिफाइड लगता है तो वहाँ पर वो जो है क्या करेगा, जैसे इसके नाम में ही एडिशनल है वैसे एडिशनल डेज देकर वो विदिन 60 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट उनको क्या कर देगा, एडिशनल अवार्ड दे देगा। सेम ये वाली बात की गई है चार्ट में जो अपन ने यहाँ पर बात की थी कि 60 डेज में कब देगा, जब वो कुछ पॉइंट यहाँ पर उसने अवार्ड दे दिए और इस वाले पॉइंट का अवार्ड देना रह गया था, तो 60 डेज में वो एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड दे देगा। ये कब होगा, सिर्फ पार्टीज की रिक्वेस्ट पर, ठीक है। 60 डेज। 6th वाला पॉइंट क्या बोलता है, रिप्लाई करने के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल 30 या 60 एज पर केस, उसके अलावा भी जो है टाइम एक्सटेंड कर सकता है रिलेटेड टू करेक्शन, इंटरप्रिटेशन या फिर एडिशनल अवार्ड। मतलब ये जो बात अपन ने की थी 30 डेज या फिर स्पेसिफाइड डेज, इसके अलावा भी जो यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता है वो पीरियड को, उसके पास ये सॉरी रिप्लाई वाले की बात की गई, जो रिप्लाई बात की गई है 30 डेज और 60 डेज, इसको वो एक्सटेंड कर सकता है, मतलब अपनी मर्जी से थोड़े और ज़्यादा दिन ले सकता है वो। देखिए रिप्लाई करने के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल 30 या फिर 60, 30 उस वाले नीचे वाले केस में और 60 एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड वाले केस में एज पर केस, उसके अलावा भी टाइम एक्सटेंड कर सकता है रिलेटेड टू करेक्शन, इंटरप्रिटेशन या फिर एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड। लास्ट पॉइंट क्या बोला है, सेक्शन 31 फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड वाली सारी बातें एडिशनल अवार्ड
इंटरप्रिटेशन देते वक्त भी अप्लाई करिए, मतलब उनको सारी बातें फॉर्म में लिखनी पड़ेगी जब भी उसको एडिशनल अवार्ड दिया जा रहा है या फिर इंटरप्रिटेशन करके दिया जा रहा है, उस केस में भी वो सारी बातें अप्लाई करनी पड़ेगी। कि सेक्शन 31 में अपन ने देखा था कि फॉर्म एंड कंटेंट क्या होता है, राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, साइन होने चाहिए, तो वो सारी बातें इस पर भी अप्लाई करेगी जब एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाए। अब देखिए एक टॉपिक लास्ट बचा आपके इस चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर सेकंड का, फिर ये खत्म हो जाएगा। रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, मतलब आर्बिट्रल अवार्ड अपन ने दे तो दिया है पर उसके अगेंस्ट कुछ अपील भी तो की जा सकती है, तो वो चीज़ यहाँ पर बात की गई। सेक्शन 34 एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, तो आर्बिट्रल अवार्ड जब भी दिया गया है तो उसके खिलाफ अपन कहाँ जाएंगे, अगर आपको कोर्ट में जाना है तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। तो उसकी बातें जो है सबसेक्शन 2 और 3 में अपन को बताई हुई। अब ये एप्लीकेशन अपन कब दे सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के अंदर दे सकते हैं, तो 3 महीने के अंदर जो है अपन जो है एप्लीकेशन किसको दे सकते हैं, कोर्ट को दे सकते हैं। मतलब हमको आर्बिट्रल अवार्ड सही नहीं लगा तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाने के लिए कितना टाइम पीरियड अपन को बताइए कि 3 महीने के अंदर कोर्ट में जा सकते हैं एप्लीकेशन देकर। सेकंड पॉइंट क्या बोला कि आर्बिट्रल अवार्ड को कोर्ट में तभी सेट असाइड कर सकता है जब ये बातें वो समझ जाए, ये बातें वो सेटिस्फाई हो जाए कि पार्टी जो एप्लीकेशन कर रही है वो प्रूफ दे दे कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया गया था पार्टीज़ के बीच में, वो पार्टीज ही इनकम्पिटेंट थी, यानी कि कैपेसिटी में नहीं थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारे बीच जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ था वो इनवैलिड था या फिर लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं था, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहा था या फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड था। इनवैलिड कैसे हो सकता है, एक रीज़न है कि लीगल रिलेशन ना हो, स्टार्टिंग में अपन ने देखा था, अगर वो ही नहीं है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोला कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का जो है यहाँ पर नोटिस नहीं दिया गया दूसरी पार्टी को, और प्रोसीडिंग्स के समय जो यहाँ पर वो मौजूद भी नहीं था। मतलब ए और बी है, ए ने जो यहाँ पर अपनी मर्जी से ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, ठीक है, और उसका नोटिस भी जो यहाँ पर दूसरे को नहीं दिया। फोर्थ पॉइंट बोला गया आर्बिट्रल अवार्ड में ऐसे मैटर, मतलब आर्बिट्रल अवार्ड जो है ऐसे मैटर पर दिया गया जो उसके स्कोप में ही नहीं आते, जो सेक्शन 2 में अपन ने बात की थी, सेक्शन 2 के सबसेक्शन ऐसे कुछ थे, ठीक है, उसमें अपन ने बात की थी स्कोप के बारे में। स्कोप आपको एक बार पढ़ लेना है, उस स्कोप से ही बाहर जा रहा है वो मैटर, तो उस केस में भी जो यहाँ पर सेट असाइड किया जा सकता है कि इसको आर्बिट्रल अवार्ड को। लास्ट बात क्या बोलेंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन, आर्बिट्रल प्रोसीजर जो थे वैसा ही एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया है, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो उस केस में भी जो यहाँ पर सेट असाइड किया जा सकता है कि इसको आर्बिट्रल अवार्ड को, और कोर्ट खुद से भी कर सकता है। ये सारे जो अपने रीज़न पढ़े हैं ये पार्टीज़ के द्वारा दिए जाएंगे, पर कोर्ट खुद से भी जो यहाँ पर जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो सेट असाइड कर सकता है। कब, जब सब्जेक्ट मैटर ही कैपेबल नहीं है आर्बिट्रेशन से सेटल करने के लिए, ठीक है। मान के चलो कि क्रिमिनल कोई एक्टिविटी हुई है, ठीक है, उसको अपन को आर्बिट्रेशन में लेके आके बोल रहे हैं कि आर्बिट्रेशन से हम दोनों पार्टीज के बीच में झगड़ा सुलझा देंगे, तो ये तो आर्बिट्रेशन के अंदर ही नहीं आता, स्कोप में ही नहीं आता। इसके लिए तो अपन कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, लिटिगेशंस वगैरह चलेंगे इसके अगेंस्ट, तो क्रिमिनल प्रोसीजर से तो उसके लिए अलग एक्ट बने हुए, तो वो अपन देखेंगे। या फिर सेकंड पॉइंट बोला है कि आर्बिट्रल अवार्ड कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया से, ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट है, आप समझ जाओगे। इसके बाद फाइनलिटी और एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया गया, अब उसको एनफोर्स वगैरह कैसे कराया जा सकता है, ठीक है, या फिर उसकी फाइनलिटी क्या होगी, सेक्शन 35 उसके बारे में बात करते हैं। फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, जो फाइनल अवार्ड दिया जाएगा वो बाइंडिंग होगा पार्टीज़ के ऊपर, और कांट चैलेंज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, या फिर जो एक्सटेंडेड टाइम दिया गया लॉ ने उसके बाद, ठीक है। फाइनल इस थर्ड स्टेज ऑफ, जैसे कि अपने CA फाइनल होता है थर्ड स्टेज, वैसे ही आप याद रख सकते हो कि जो फाइनल अवार्ड है उससे 3 महीने का पीरियड, मतलब आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, उस पर कोई भी जो यहाँ पर आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनल थर्ड स्टेज होता है, वैसे ही 3 मंथ याद रखो, और 3 मंथ किस में होता है, फाइनलिटी, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। सेक्शन 36
36 क्या बोलता है, 4 पॉइंट बोलता है कि एनफोर्समेंट आप करा सकते हो। आर्बिट्रल अवार्ड चाहे तो किसी भी कंट्री में बनाए हो, वह मान्य होगा एज पर डिग्री ऑफ कोर्ट, एज अ डिग्री ऑफ कोर्ट। मतलब जैसे डिग्री ऑफ कोर्ट को अपन एनफोर्स करा सकते हैं, वैसे ही आर्बिट्रल अवार्ड भी एज अ डिग्री ऑफ कोर्ट की तरह ही अपन कहीं भी एनफोर्स करा सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में बनाया हो, फॉरेन में बनाया हो या फिर अपनी ही कंट्री में बनाया हो। सेकंड पॉइंट, आर्बिट्रल अवार्ड मिलने के बाद उसको एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा अपन को जहाँ पर उसका सब्जेक्ट मैटर हुआ है, और जहाँ हारने वाली पार्टी के एसेट सिचुएटेड है वहाँ पर भी अपन उसको एनफोर्स के लिए फ़ाइल करा सकते हैं। इससे थोड़ी बहुत सुविधा मिलेगी उनको एक तरह से कि इसी जगह का मैटर है तो यहीं पे ही सारी मतलब आने जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जहाँ पर हारने वाली पार्टी के एसेट सिचुएटेड है या फिर जो सब्जेक्ट मैटर जहाँ पर हुआ है वहाँ पर वो एनफोर्समेंट करा सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया कि आर्बिट्रल अवार्ड मिलने के बाद अगर सेक्शन 34 सेटिसाइड के अंडर उस अवार्ड को चैलेंज कर दिया गया तो पार्टी ने, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उस वाले मैटर पे के एनफोर्समेंट पे अभी स्टे लगा सकता है। ये बात की गई है एनफोर्समेंट के स्टे पर। ठीक है, दूसरे स्टे पर बात नहीं की गई, वो जो ऊपर पड़ा था वो वाला मैटर यहाँ पर नहीं है। कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड के एनफोर्समेंट से मना कर सकता है और पार्टी इफ़ दूसरी पार्टी प्रूफ फर्निश कर दे कि जो पार्टीज थी इनकैपेसिटी में थी या फिर इनवैलिड आर्बिट्रल एग्रीमेंट हुआ था या फिर प्रोसीजर जो है उसमें इरेगुलरिटीज यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो इस केस पर जो यहाँ पर एनफोर्समेंट को रोका जा सकता है, कोर्ट जो है मना कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक अपना चैप्टर 2 कंप्लीट होता है और इसके बाद जो अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, यहाँ तक अपना सेक्शन फाइनलिटी एंड एनफोर्समेंट सेक्शन 35, एनफोर्समेंट 36। ठीक है, यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप क्या करें, जो टेस्ट और नॉलेज वाले क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ो, उसके आंसर गैस करो और अपने मेन आंसर यहाँ पर मैच कर लो। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है और नेक्स्ट चैप्टर अब आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। और मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया, मतलब अपनी तरफ से कि मैं नोट्स लिख के प्रोवाइड करूं ताकि अपन को बुक को रेफर ना करना पड़े, क्योंकि बुक में कुछ अननेसेसरी वर्ड भी यहाँ पर दिए हुए, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली नोट्स बनाए। मेरा भी पेपर अभी लगने वाला है, रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ से नोट्स ले सकते हैं और मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। लिंक्डइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, एक और सर है उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।